दोस्तों, आपका स्वागत है खास पॉडकास्ट में, जहां हम हर बार कुछ अनोखा और प्रेरणादायक लेकर आते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी यात्रा जो आपको बिजली के जादूगर निकोला टेस्ला की दुनिया में ले जाएगी। उनकी किताब माय इन्वेंशंस के हर पन्ने को हम आपके लिए खोलने जा रहे हैं। उनके क्रांतिकारी आविष्कार, उनकी जिंदगी की अनसुनी कहानियां और वो सपने जो समय से कहीं आगे थे। ये पॉडकास्ट सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक जीनियस के दिमाग का सफर है। तो तैयार हो जाइए इस इलेक्ट्रिक एडवेंचर के लिए और चलिए डूबते हैं टेस्ला की दुनिया में। खास पॉडकास्ट के साथ बने रहें। पार्ट 1, मेरी शुरुआती जिंदगी। इंसान की तरक्की का आधार पूरी तरह आविष्कार पर टिका है। ये उसकी रचनात्मक दिमाग की सबसे जरूरी देन है। इसका असली मकसद है दिमाग का भौतिक दुनिया पर पूरा कब्जा और प्रकृति की ताकतों को इंसानी जरूरतों के लिए इस्तेमाल करना। ये आविष्कारक का मुश्किल काम है, जिसे अक्सर गलत समझा जाता है और इनाम नहीं मिलता, लेकिन वो अपनी ताकतों को आजमाने की खुशी और इस बात की संतुष्टि में बहुत कुछ पा लेता है कि वो उस खास वर्ग का हिस्सा है जिनके बिना इंसानियत कब की कठोर तत्वों के खिलाफ जंग में खत्म हो चुकी होती। मेरी बात करूं तो मैंने इस मजे को पूरी तरह जिया है, इतना कि कई सालों तक मेरी जिंदगी लगातार आनंद से भरी रही। लोग कहते हैं मैं बहुत मेहनती हूं, और शायद हूं भी, अगर सोच को मेहनत माने, क्योंकि मैंने अपने ज्यादातर जागने के घंटे विचारों को दिए थे। लेकिन अगर काम का मतलब तय समय में सख्त नियमों के मुताबिक कोई निश्चित काम है, तो मैं शायद सबसे आलसी हूं। हर वो कोशिश जो जबरदस्ती हो, जिंदगी की ऊर्जा का बलिदान मांगती है, मैंने कभी ऐसी कीमत नहीं चुकाई, बल्कि मैं अपने विचारों पर पनपा रहा हूं। इन लेखों की सीरीज में, जो इलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेंटर के संपादकों की मदद से पेश किए जाएंगे और खासकर हमारे युवा पुरुष पाठकों के लिए हैं, मुझे अपनी गतिविधियों का स्पष्ट और ईमानदार ब्यौरा देना है। चाहे कितनी ही अनिच्छा हो, मुझे अपनी जवानी के प्रभावों और उन परिस्थितियों और घटनाओं पर बात करनी होगी जिन्होंने मेरी जिंदगी की दिशा तय की। हमारी पहली कोशिशें पूरी तरह स्वाभाविक होती हैं, तेज और बेकाबू कल्पना की प्रेरणा से। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, तर्क हावी होता है और हम ज्यादा व्यवस्थित और योजनाबद्ध बनते हैं। लेकिन वो शुरुआती प्रेरणाएं, भले तुरंत नतीजे ना दें, बहुत अहम हैं और हमारी तकदीर को आकार दे सकती हैं। सचमुच अब मुझे लगता है कि अगर मैंने उन प्रेरणाओं को दबाने की बजाय समझा और पाला होता, तो मैंने दुनिया को अपनी विरासत में और मूल्य जोड़ा होता। लेकिन जवानी तक मुझे एहसास नहीं हुआ कि मैं आविष्कारक हूं। ऐसा कई कारणों से हुआ। सबसे पहले मेरा एक भाई था जो गजब का प्रतिभाशाली था, एक ऐसा दुर्लभ मन जिसे जैविक शोध भी समझा नहीं पाया। उसकी जल्दी मृत्यु ने मेरे माता पिता को पूरी तरह तोड़ दिया। हमारे पास एक घोड़ा था जो एक प्यारे दोस्त ने हमें तोहफे में दिया था। वो एक शानदार अरेबियन नस्ल का जानवर था, लगभग इंसानी बुद्धि के साथ, और पूरा परिवार उसकी देखभाल और लाड प्यार करता था। उसने एक बार अनोखी परिस्थितियों में मेरे पिता की जान बचाई थी। एक सर्दी की रात को मेरे पिता को जरूरी काम के लिए बुलाया गया था। भेड़ियों से भरे पहाड़ों को पार करते वक्त घोड़ा डर गया और भागने लगा, जिससे मेरे पिता जमीन पर जोर से गिर पड़े। घोड़ा खून बहता और थका हुआ घर पहुंचा, लेकिन खतरे की खबर सुनते ही फिर से उस जगह दौड़ गया। खोजी दल के ज्यादा दूर जाने से पहले ही मेरे पिता, जो बेहोश थे, मिल गए। वो बर्फ में घंटों पड़े रहे, लेकिन होश में आकर फिर से सवार हो गए। लेकिन यही घोड़ा मेरे भाई की चोटों का कारण बना, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मैंने उस दुखद दृश्य को देखा, और भले 56 साल बीत चुके हों, उसकी दृश्यात्मक स्मृति अब भी उतनी ही ताकतवर है। मेरे भाई की उपलब्धियों की यादें मेरी हर कोशिश को फीका कर देती थीं। कुछ भी अच्छा करने पर मेरे माता पिता का नुकसान और गहरा महसूस होता था, इसलिए मैं कम आत्मविश्वास के साथ बढ़ा हुआ। लेकिन मैं बेवकूफ बालक बिल्कुल नहीं था, जैसा कि एक घटना से पता चलता है जो मुझे अब भी साफ याद है। एक दिन बड़े बुजुर्ग उस गली से गुजर रहे थे जहां मैं बाकी लड़कों के साथ खेल रहा था। सबसे बुजुर्ग और सबसे अमीर शख्स हमें एक एक चांदी का सिक्का देने के लिए रुके। मेरे पास आकर वो अचानक रुक गए और बोले, मेरी आंखों में देखो। मैंने उनकी नजरों से नजर मिलाई, सिक्का लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन हैरानी की बात, उन्होंने कहा, नहीं, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम बहुत चालाक हो। लोग मेरे बारे में एक मजेदार कहानी भी सुनाते थे। मेरी 2 बूढ़ी मौसियां थीं जिनके चेहरे
झुर्रियों से भरे थे और एक के 2 दांत हाथी के दांतों की तरह बाहर निकले थे, जो हर बार मेरे गाल में चुभते थे जब वो चूमती थीं। इन प्यारी लेकिन अनाकर्षक रिश्तेदारों के गले लगने से ज्यादा डरावनी चीज मेरे लिए कुछ नहीं थी। एक बार जब मैं अपनी माँ की गोद में था, उन्होंने पूछा कि उन दोनों में से कौन ज्यादा सुंदर है। मैंने उनके चेहरों को गौर से देखा और सोचकर जवाब दिया, एक की तरफ इशारा करते हुए, ये वाली उतनी बदसूरत नहीं है जितनी दूसरी। फिर मेरे जन्म से ही मुझे पादरी बनने के लिए चुना गया था और ये ख्याल मुझे हमेशा परेशान करता था। मैं इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन मेरे पिता अडिग थे। वो एक सैन्य अधिकारी के बेटे थे जो नेपोलियन की सेना में सेवा करते थे। उनके भाई, जो एक बड़े संस्थान में गणित के प्रोफेसर थे, उन्होंने भी सैन्य शिक्षा ली थी, लेकिन अजीब तरह से बाद में पादरी बन गए और उसमें नाम कमाया। मेरे पिता बहुत विद्वान थे, एक सच्चे प्रकृति दार्शनिक, कवि और लेखक। उनके उपदेशों को बहुत प्रभावशाली माना जाता था। उनकी स्मृति गजब की थी और वो कई भाषाओं में लंबे अंश सुनाते थे। वो मजाक में कहते थे कि अगर कुछ पुरानी किताबें खो जाएं तो वो उन्हें फिर से लिख सकते हैं। उनकी लेखन शैली को बहुत पसंद किया जाता था। उनकी बातें छोटी, सटीक और हास्य और व्यंग से भरी होती थीं। मिसाल के तौर पर, हमारे खेत पर काम करने वाला एक तिरछी आंखों वाला माने लकड़ी काट रहा था। मेरे पिता, जो पास खड़े थे और असहज महसूस कर रहे थे, उन्होंने उसे चेताया, माने भगवान के लिए जो देख रहे हो उसे मत काटो, जो काटना चाहते हो वो काटो। एक बार वो एक दोस्त को सवारी पर ले जा रहे थे, जो लापरवाही से अपनी कीमती फर कोट को गाड़ी के पहिए पर रगड़ने दे रहा था। मेरे पिता ने याद दिलाया, अपना कोट अंदर खींचो, तुम मेरा टायर खराब कर रहे हो। उनकी एक अजीब आदत थी कि वो खुद से बात करते थे और अक्सर जोशीली बातचीत और गर्मा गर्म बहस में लगे रहते थे, अपनी आवाज का लहजा बदलते हुए। कोई सुनने वाला यकीन कर लेता कि कमरे में कई लोग हैं। हालांकि मेरी जो भी आविष्कार की काबिलियत है वो मुझे अपनी माँ से मिली है, लेकिन मेरे पिता की ट्रेनिंग ने भी मदद की होगी। इसमें हर तरह के अभ्यास शामिल थे, जैसे एक दूसरे के विचार अनुमान लगाना, किसी वाक्य या अभिव्यक्ति की कमियां ढूंढना, लंबे वाक्य दोहराना या दिमागी गणनाएं करना। ये दैनिक पाठ मेरी स्मृति और तर्क को मजबूत करने और खासकर आलोचनात्मक सोच विकसित करने के लिए थे और निश्चित रूप से बहुत फायदेमंद रहे। मेरी माँ देश की सबसे पुराने परिवारों में से एक थीं और आविष्कारकों की वंशावली से। उनके पिता और दादा ने घरेलू, कृषि और अन्य कामों के लिए कई उपकरण बनाए। वो एक महान महिला थीं, दुर्लभ कौशल, साहस और दृढ़ता वाली, जिन्होंने जिंदगी के तूफानों का सामना किया और कई कठिन अनुभवों से गुजरी। जब वो 16 साल की थीं, देश में एक भयानक बीमारी फैल गई। उनके पिता मरने वालों को अंतिम संस्कार देने गए थे और उनकी गैर मौजूदगी में वो अकेले एक पड़ोसी परिवार की मदद के लिए गईं, जो उस भयंकर बीमारी से पीड़ित था। उस परिवार के 5 सदस्य एक के बाद एक जल्दी मर गए। मेरी माँ ने उनके शवों को नहलाया, कपड़े पहनाए और देश के रिवाज के मुताबिक फूलों से सजाया। जब उनके पिता लौटे तो सब कुछ ईसाई दफन के लिए तैयार था। मेरी माँ एक शानदार आविष्कारक थीं और मुझे यकीन है कि अगर वो मौजूदा जिंदगी और इसके अवसरों के करीब होतीं तो बहुत कुछ हासिल करतीं। उन्होंने हर तरह के औजार और उपकरण बनाए और धागों से सबसे बारीक डिजाइन बुने, जो वो खुद काटती थीं। वो बीज बोती थीं, पौधे उगाती थीं और रेशा अलग करती थीं। वो सुबह से देर रात तक अथक काम करती थीं और घर के ज्यादातर कपड़े और सामान उनके हाथों का बना हुआ था। 60 साल की उम्र के बाद भी उनकी उंगलियां इतनी फुर्तीली थीं कि वो पलक झपकते में 3 गांठ बांध सकती थीं। मेरे देर से जागने का एक और ज्यादा अहम कारण था। बचपन में मुझे एक अजीब बीमारी थी जिसमें मुझे चीज़ों और दृश्यों की तस्वीरें दिखाई देती थीं, अक्सर तेज रोशनी के साथ, जो रियल चीज़ों को देखने में बाधा डालती थीं और मेरे सोचने और काम करने में रुकावट डालती थीं। ये उन चीज़ों और दृश्यों की तस्वीरें थीं जो मैंने सचमुच देखी थीं, ना कि जो मैंने कल्पना की थीं। जब कोई शब्द बोला जाता तो उस चीज की तस्वीर मेरी आंखों के सामने साफ उभर आती और कभी-कभी मैं समझ ही नहीं पाता था कि जो देख रहा हूं वो असली है या नहीं।
इससे मुझे बहुत परेशानी और चिंता होती थी। मैंने जिन भी मनोविज्ञान या शरीर विज्ञान के विद्वानों से बात की, वो इन घटनाओं को ठीक से समझा नहीं पाए। ये शायद अनोखी थीं, हालांकि मुझे लगता है कि मेरा भाई भी ऐसी ही परेशानी से गुजरा होगा। मैं मानता हूं कि ये तस्वीरें दिमाग से रेटिना पर तीव्र उत्तेजना की वजह से बनती थीं। ये निश्चित रूप से अल्यूशन नहीं थीं, जैसे बीमारियां परेशान दिमाग में होती हैं, क्योंकि बाकी मामलों में मैं सामान्य और शांत था। मेरी परेशानी को समझाने के लिए मान लीजिए मैंने कोई अंतिम संस्कार या ऐसा ही तनावपूर्ण दृश्य देखा। फिर रात की शांति में वो दृश्य मेरी आंखों के सामने जबरदस्ती उभर आता और मेरे सब कोशिशों के बावजूद नहीं हटता। कभी कभी वो हवा में स्थिर रहता, भले मैं अपना हाथ उसमें से निकाल दूं। अगर मेरा अनुमान सही है तो किसी भी चीज की तस्वीर को स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करना और उसे दिखाना संभव है। ऐसा होने से मानव संबंधों में क्रांति आ जाएगी। मुझे यकीन है कि ये चमत्कार भविष्य में होगा और होगा ही। मैंने इस समस्या के समाधान के लिए बहुत सोचा है। इन परेशान करने वाली तस्वीरों से छुटकारा पाने के लिए मैंने अपने दिमाग को किसी और चीज पर केंद्रित करने की कोशिश की जो मैंने देखी थी, और इस तरह से मुझे थोड़ी राहत मिलती थी। लेकिन इसके लिए मुझे लगातार नई तस्वीरें बनानी पड़ती थीं। जल्द ही मैंने पाया कि मेरे पास सारी तस्वीरें खत्म हो गईं। मेरा रील खाली हो गया, क्योंकि मैंने दुनिया को बहुत कम देखा था, सिर्फ अपने घर और आसपास की चीजों को। जब मैंने इन मानसिक अभ्यासों को दूसरी या तीसरी बार किया तो ये उपाय धीरे धीरे बेअसर हो गया। फिर मैंने सहज रूप से अपनी छोटी सी दुनिया की सीमाओं से बाहर यात्राएं शुरू कीं और नए दृश्य देखे। ये पहले बहुत धुंधले और अस्पष्ट थे, और जब मैं उन पर ध्यान केंद्रित करता तो गायब हो जाते। लेकिन धीरे धीरे मैंने उन्हें स्थिर करना सीख लिया। वो और स्पष्ट और ठोस हो गए। जल्दी ही मुझे पता चला कि मुझे सबसे ज्यादा आराम तब मिलता है जब मैं अपनी कल्पना में और आगे बढ़ता, नई नई चीजें देखता। तो मैंने यात्राएं शुरू की, बेशक अपने दिमाग में। हर रात और कभी कभी दिन में जब मैं अकेला होता, मैं नई जगहों, शहरों और देशों को देखने निकलता। वहां रहता, लोगों से मिलता, दोस्ती और परिचय बनाता। ये यकीन करना मुश्किल है, लेकिन सच है कि ये मेरे लिए उतने ही प्यारे थे जितने असली जिंदगी के लोग, और उनके भाव उतने ही गहरे थे। मैंने ये सब तब तक किया जब तक मैं लगभग 17 साल का नहीं हुआ, जब मेरे विचार गंभीरता से आविष्कार की ओर मुड़े। तब मुझे खुशी हुई कि मैं बहुत आसानी से कल्पना कर सकता था। मुझे मॉडल, चित्र या प्रयोगों की जरूरत नहीं थी। मैं सब कुछ अपने दिमाग में साफ देख सकता था। इस तरह मैंने एक नया तरीका विकसित किया, जो मुझे लगता है कि आविष्कार के विचारों को साकार करने का बिल्कुल अलग और ज्यादा तेज और कुशल तरीका है। जैसे ही कोई एक कच्चा विचार लेकर उपकरण बनाता है, वो उसकी बारीकियों और खामियों में उलझ जाता है। सुधार और पुनर्निर्माण करते करते उसकी एकाग्रता कम होती जाती है और वो बड़ा सिद्धांत खो देता है। नतीजे मिल सकते हैं, लेकिन हमेशा गुणवत्ता की कीमत पर। मेरा तरीका अलग है। मैं तुरंत काम शुरू नहीं करता। जब मुझे कोई विचार आता है, मैं उसे अपनी कल्पना में बनाना शुरू करता हूँ। मैं निर्माण बदलता हूँ, सुधार करता हूँ और उपकरण को अपने दिमाग में चलाता हूँ। मेरे लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं अपनी टरबाइन को सोच में चलाऊं या दुकान में टेस्ट करूं। मैं ये भी देख लेता हूं कि वो बैलेंस में है या नहीं। नतीजे वही रहते हैं। इस तरह मैं बिना कुछ छुए जल्दी से अपनी कल्पना को विकसित और परफेक्ट कर लेता हूं। जब मैं हर संभव सुधार कर लेता हूं और कोई खामी नहीं देखता, तब मैं अपने दिमाग के इस अंतिम उत्पाद को ठोस रूप देता हूं। मेरा उपकरण हमेशा वैसा ही काम करता है जैसा मैंने सोचा था, और प्रयोग बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा मैंने योजना बनाई थी। 20 साल में एक भी अपवाद नहीं हुआ। इसको कैसे नहीं होना चाहिए? इंजीनियरिंग, बिजली और यांत्रिक निश्चित नतीजे देती है। ऐसा कोई विषय नहीं जिसे गणितीय रूप से न संभाला जा सके, और उपलब्ध सैद्धांतिक और व्यावहारिक डेटा से नतीजे पहले से न निकाले जा सके। आमतौर पर कच्चे विचार को लागू करना मेरे हिसाब से ऊर्जा, पैसा और समय की बर्बादी है। मेरी शुरुआती बीमारी का एक और फायदा भी था। लगातार दिमागी मेहनत ने मेरी देखने समझने की ताकत को बढ़ाया और मुझे एक बहुत अहम सच्चाई का पता लगाने में मदद की। मैंने गौर किया कि तस्वीरों का दिखना हमेशा कुछ खास और आमतौर पर बहुत असाधारण परिस्थितियों में पहले देखे गए दृश्यों की वजह से होता था, और हर बार मुझे उस मूल प्रेरणा को ढूंढने की जरूरत महसूस होती थी। कुछ समय बाद ये कोशिश लगभग अपने आप होने लगी और मुझे कारण और नतीजे को जोड़ने में बहुत आसानी हो रही। जल्दी ही मेरे आश्चर्य की बात मुझे पता चला कि मेरा हर विचार किसी बाहरी प्रभाव से प्रेरित था। सिर्फ यही नहीं, मेरे सारे काम भी उसी तरह से प्रेरित थे। समय बीतने के साथ मुझे पूरी तरह साफ हो गया कि मैं बस एक ऐसा यंत्र हूं जो हिलने डुलने की ताकत से लैस है, जो इंद्रियों के संकेतों का जवाब देता है और उसी के मुताबिक सोचता और काम करता है।
इसका व्यावहारिक नतीजा था टेल ऑटोमेटिक्स की कला, जो अब तक सिर्फ अधूरी तरह से लागू हुई है, लेकिन इसके छिपे हुए पॉसिबिलिटीज भविष्य में जरूर दिखाई देंगे। मैं सालों से सेल्फ कंट्रोल्ड यंत्र बनाने की योजना बना रहा हूं और मानता हूं कि ऐसे मैकेनिज्म बनाए जा सकते हैं जो सीमित हद तक तर्क से काम करेंगे और कई व्यापारिक और औद्योगिक क्षेत्रों में क्रांति लाएंगे। मैं लगभग 12 साल का था जब मैंने पहली बार अपनी इच्छा शक्ति से किसी तस्वीर को अपनी नजरों से हटाने में कामयाबी पाई, लेकिन उन तेज रोशनी की चमक पर जिनका मैंने जिक्र किया, मेरा कोई कंट्रोल नहीं था। शायद ये मेरा सबसे अजीब और समझ से बाहर का अनुभव था। ये चमकें आमतौर पर तब होती थीं जब मैं खतरनाक या परेशान करने वाली स्थिति में होता था या जब मैं बहुत उत्साहित होता था। कुछ मामलों में मैंने अपने आसपास की सारी हवा को जलती हुई लपटों की जीवंत जीभों से भरा दिखा। इनकी तीव्रता समय के साथ कम होने की बजाय बढ़ती गई और लगता था कि जब मैं लगभग 25 साल का था तब ये अपने चरम पर थी। 1883 में पेरिस में एक मशहूर फ्रांसीसी निर्माता ने मुझे शिकार के लिए आमंत्रित किया, जिसे मैंने स्वीकार किया। मैं लंबे समय तक फैक्ट्री में बंद रहा था और ताज़ी हवा ने मुझ पर जादुई असर किया। उस रात शहर लौटने पर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दिमाग आग पकड़ रहा हो। मुझे एक रोशनी दिखी, जैसे मेरे दिमाग में एक छोटा सूरज जल रहा हो, और मैंने पूरी रात अपने सताए हुए सिर पर ठंडी सिकाई की। आखिरकार चमकें कम हुई, लेकिन पूरी तरह खत्म होने में 3 हफ्ते से ज्यादा का समय लग गया। जब दूसरा न्योता आया तो मेरा जवाब था एक जोरदार नहीं। ये चमकीले अनुभव अब भी कभी कभी दिखते हैं, जैसे जब कोई नया विचार नई संभावनाएं खोलता है, लेकिन अब ये इतने रोमांचक नहीं हैं क्योंकि इनकी तीव्रता कम हो गई है। जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूं तो पहले मुझे एक बहुत गहरा और एक समान नीला बैकग्राउंड दिखता है, जैसे साफ लेकिन तारों से खाली रात का आकाश। कुछ सेकंड में ये क्षेत्र अनगिनत चमकती हरी परतों से जीवंत हो जाता है जो मेरी ओर बढ़ती हैं। फिर दाईं ओर एक खूबसूरत पैटर्न दिखता है, 2 लाइनों के सिस्टम का जो एक दूसरे से समकोण पर और करीब करीब होती हैं, हर तरह के रंगों में, जिसमें पीला, हरा और सुनहरा रंग ज्यादा है। इसके तुरंत बाद लाइनें और चमकदार हो जाती हैं और पूरा दृश्य चमकते बिंदुओं से भर जाता है। यह तस्वीर धीरे धीरे मेरी नजरों के सामने से गुजरती है और लगभग 10 सेकंड में दाईं ओर गायब हो जाती है, पीछे कुछ अप्रिय और निष्क्रिय सलेटी आधार छोड़कर, जो जल्दी ही कुछ बादलों के लहराते समंदर में बदल जाता है, जो जैसे जीवंत आकार बनाने की कोशिश कर रहे हों। अजीब बात है कि मैं इस सलेटी में कोई आकार नहीं बना सकता जब तक दूसरा चरण नहीं आता। हर बार सोने से पहले लोगों या चीजों की तस्वीरें मेरी नजरों के सामने से गुजरती हैं। जब मैं उन्हें देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि मैं बेहोश होने वाला हूं। अगर ये तस्वीरें न दिखें और आने से मना करें तो इसका मतलब है नींद की बिना रात। मेरी शुरुआती जिंदगी में कल्पना ने कितना बड़ा रोल निभाया, इसे मैं एक और अजीब अनुभव से बता सकता हूं। ज्यादातर बच्चों की तरह मुझे कूदना बहुत पसंद था और मेरी तीव्र इच्छा थी कि मैं हवा में खुद को संभाल सकूं। कभी कभी पहाड़ों से तेज हवा बहती थी जो ऑक्सीजन से भरी होती थी और मेरा शरीर इतना हल्का लगता था जैसे कॉर्क। तब मैं उछलता और हवा में लंबे समय तक तैरता रहता। ये बहुत मजेदार एहसास था और जब बाद में मुझे सच पता चला तो मुझे बहुत निराशा हुई। उस दौरान मैंने कई अजीब पसंद नापसंद और आदतें बना लीं, जिनमें से कुछ बाहरी प्रभावों से थीं जबकि बाकी का कोई हिसाब नहीं। मुझे औरतों के झुमके से सख्त नफरत थी, लेकिन दूसरे गहने जैसे कंगन डिजाइन के हिसाब से मुझे कम या ज्यादा पसंद थे। क्रिस्टल की चमक या नुकीले किनारों और सपाट सतहों वाली चीजों को देखकर मैं उन्हें छूता नहीं था। मैं दूसरों के बाल नहीं छू सकता था, शायद बंदूक की नोक पर छोड़कर। आड़ू को देखकर मुझे बुखार हो जाता था और अगर घर में कहीं कपूर होता तो मुझे बहुत परेशानी होती थी। आज भी मैं इनमें से कुछ परेशान करने वाले प्रभावों से पूरी तरह मुक्त नहीं हूं। जब मैं पानी से भरे बर्तन में कागज के छोटे टुकड़े डालता हूं, मुझे हमेशा मुंह में एक अजीब और बुरा स्वाद महसूस होता है। मैं अपनी सैर में कदम गिनता था और सूप की प्लेट, कॉफी के कप और खाने के टुकड़ों का घनफल निकालता था, वरना खाना मजेदार नहीं लगता था। मेरे सारे बार बार किए जाने वाले काम या गणनाएं 3 से विभाजित होनी चाहिए थीं, और अगर मैं चूक जाता तो मुझे सब फिर से करना पड़ता, भले इसमें घंटों लगें। 8 साल की उम्र तक मेरा स्वभाव कमजोर और अस्थिर था। मुझ में ना तो हिम्मत थी, ना ही मजबूत इरादा करने की ताकत। मेरे भाव लहरों और उछाल की तरह आते थे और लगातार 2 चरम बिंदुओं के बीच झूलते थे। मेरी इच्छाएं इतनी तीव्र थीं कि वो हाइड्रा के सिरों की तरह बढ़ती थीं। मैं जिंदगी और मृत्यु के दर्द और धार्मिक डर के विचारों से दबा हुआ था। मैं अंधविश्वासों से प्रभावित था और बुराई की आत्मा, भूतों, देवदूतों और अंधेरे के खतरनाक जीवों के डर में जीता था। फिर अचानक एक जबरदस्त परिवर्तन आया जिसने मेरी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी।
मुझे सबसे ज्यादा किताबें पसंद थी। मेरे पिता के पास एक बड़ा पुस्तकालय था और जब भी मौका मिलता मैं अपनी पढ़ने की ललक को पूरा करता। वो इसे इजाजत नहीं देते थे और अगर मुझे पढ़ते हुए पकड़ लेते तो गुस्से में आ जाते। जब उन्हें पता चला कि मैं चुपके से पढ़ रहा हूं तो उन्होंने मोमबत्तियां छुपा दी। वो नहीं चाहते थे कि मैं अपनी आंखें खराब करूं, लेकिन मैंने चर्बी जुटाई, बत्ती बनाई और टीन के सांचों में मोमबत्तियां ढाली और हर रात चाबी के छेद और दरारों को ढककर पढ़ता, अक्सर सुबह तक, जब बाकी सब सो रहे थे और मेरी माँ अपने कठिन रोजाना के काम शुरू करती थी। एक बार मुझे अबाफी नाम की एक किताब मिली जो एक मशहूर हंगेरियन लेखक जोसिका की सर्बियाई अनुवाद थी। इस किताब ने मेरी सोई हुई इच्छा शक्ति को जैसे जगाया और मैंने आत्मनियंत्रण का अभ्यास शुरू किया। पहले मेरे इरादे अप्रैल की बर्फ की तरह पिघल जाते थे, लेकिन थोड़े समय में मैंने अपनी कमजोरी पर काबू पा लिया और एक ऐसी खुशी महसूस की जो मुझे पहले कभी नहीं मिली थी। वो थी अपनी मर्जी से काम करने की। समय के साथ ये तीव्र दिमागी अभ्यास मेरी आदत बन गया। शुरू में मुझे अपनी इच्छाओं को दबाना पड़ता था, लेकिन धीरे धीरे इच्छा और इरादा एक हो गए। सालों के ऐसे अनुशासन के बाद मैंने खुद पर इतना कंट्रोल पा लिया कि मैं उन जुनूनों के साथ खेलता था जो कुछ सबसे मजबूत लोगों के लिए विनाशकारी रहे। एक उम्र में मुझे जुए की समझ चढ़ी, जिससे मेरे माता पिता बहुत परेशान थे। मेरे लिए ताश के खेल में बैठना खुशी का चरम था। मेरे पिता ने एक आदर्श जिंदगी जी और वो मेरे समय और पैसे की बेकार बर्बादी को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। मेरा इरादा मजबूत था, लेकिन मेरा दर्शन कमजोर था। मैं उनसे कहता, मैं जब चाहूं रुक सकता हूं, लेकिन क्या उस चीज को छोड़ना ठीक है जिसे मैं जन्नत की खुशियों से खरीद सकता हूं? कई बार उन्होंने अपने गुस्से और तिरस्कार को जाहिर किया, लेकिन मेरी माँ अलग थीं। वो इंसानी स्वभाव को समझती थीं और जानती थी कि इंसान की मुक्ति सिर्फ उसके अपने प्रयासों से हो सकती है। एक दोपहर मुझे याद है, जब मैंने सारे पैसे हार दिए और एक और खेल की लालसा थी, वो मेरे पास नोटों का गट्ठर लेकर आई और बोली, जा मजे कर, जितनी जल्दी हमारा सब कुछ हार जाओ उतना अच्छा है। मुझे पता है तुम इससे उबर जाओगे। वो सही थीं। मैंने उसी वक्त अपनी सनक पर काबू पा लिया और सिर्फ इस बात का अफसोस रहा कि वो सनक 100 गुना मजबूत नहीं थी। मैंने ना सिर्फ जीता, बल्कि उसे अपने दिल से निकाल फेंका ताकि उसकी कोई चाहत भी न बचे। तब से मैं जुए के हर रूप के प्रति उतना ही उदासीन हूं जितना दांत साफ करने के लिए। एक और दौर में मैंने बहुत ज्यादा सिगरेट पी, जिसने मेरी सेहत को खराब कर दी। फिर मेरी इच्छा शक्ति ने जोर मारा और मैं न सिर्फ रुका, बल्कि सारी इच्छा को खत्म कर दिया। बहुत पहले मुझे दिल की तकलीफ थी, जब तक मुझे पता नहीं चला कि ये हर सुबह पी जाने वाली मासूम कॉफी की वजह से थी। मैंने तुरंत छोड़ दिया, हालांकि यह आसान नहीं था। इस तरह मैंने दूसरी आदतों और जुनूनों को काबू किया और न सिर्फ अपनी जिंदगी बचाई, बल्कि उससे बहुत संतुष्टि भी पाई, जिसे ज्यादातर लोग त्याग और बलिदान मानते। पॉलिटेक्निक संस्थान और विश्वविद्यालय में पढ़ाई पूरी करने के बाद मुझे पूरी तरह नर्वस ब्रेकडाउन हुआ और इस बीमारी के दौरान मैंने कई अजीब और अविश्वसनीय घटनाएं देखीं। पार्ट 2, मेरे पहले आविष्कार के प्रयास। मैं इन असाधारण अनुभवों पर थोड़ा ही बताऊंगा, क्योंकि ये मनोविज्ञान और शरीर विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए दिलचस्प हो सकते हैं, और इसलिए भी कि ये दर्द भरा दौर मेरे दिमागी विकास और बाद के कामों के लिए बहुत अहम था। लेकिन पहले उन परिस्थितियों और हालातों को बताना जरूरी है जो इनसे पहले थे और जिनमें इनकी आंशिक व्याख्या मिल सकती है। बचपन से मुझे अपने आप पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इससे मुझे बहुत कष्ट हुआ, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये एक छिपा हुआ वरदान था, क्योंकि इसने मुझे आत्मनिरीक्षण की अनमोल कीमत सिखाई, जो जिंदगी को बचाने और कुछ हासिल करने का जरिया है। काम का दबाव और ज्ञान के सारे रास्तों से लगातार आने वाले प्रभावों की बाढ़ आधुनिक जिंदगी को कई तरह से खतरनाक बनाती है। ज्यादातर लोग बाहरी दुनिया को देखने में इतने डूबे रहते हैं कि उन्हें अपने अंदर क्या चल रहा है इसका बिल्कुल पता नहीं होता। लाखों लोगों की समय से पहले मृत्यु का मुख्य कारण यही है। यहां तक कि जो लोग सावधानी बरतते हैं वो भी अक्सर काल्पनिक खतरों से बचते हैं और असली खतरों को नजरअंदाज करते हैं। ये बात किसी व्यक्ति पर ही नहीं, बल्कि कमोबेश पूरे समाज पर भी लागू होती है। मिसाल के तौर पर शराबबंदी आंदोलन देखो। इस देश में अब एक सख्त, शायद गैर संवैधानिक कदम उठाया जा रहा है शराब की खपत रोकने के लिए। लेकिन यह पक्का सच है कि कॉफी, चाय, तंबाकू, च्युइंगम और दूसरे नशे, जिनका लोग छोटी उम्र से ही खुलकर मजा लेते हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य के लिए कहीं ज्यादा हानिकारक हैं। अगर मरने वालों की संख्या से हिसाब लगाएं, मसलन मेरे छात्र जीवन में मैंने वियना, जो कॉफी पीने वालों का शहर है, के प्रकाशित मृत्यु लेखों से जाना
कि दिल की बीमारी से होने वाली मौतें कभी-कभी कुल मौतों का 67% तक पहुंच जाती थीं। ऐसा ही शायद उन शहरों में देखा जा सकता है जहां चाय का सेवन ज्यादा है। ये स्वादिष्ट पेय दिमाग की नाजुक नसों को जरूरत से ज्यादा उत्तेजित करते हैं और धीरे धीरे उन्हें थका देते हैं। ये धमनी संचार में भी गंभीर रुकावट डालते हैं और इनके हानिकारक प्रभाव धीमे और छिपे होने की वजह से इन्हें और कम खपत करना चाहिए। दूसरी ओर तंबाकू आसान और मजेदार सोच में मदद करता है और बौद्धिक मेहनत के लिए जरूरी तीव्रता और एकाग्रता को कम करता है। च्युइंगम थोड़े समय के लिए मदद करता है, लेकिन जल्दी ही ग्रंथियों को थका देता है और अपूरणीय नुकसान पहुंचाता है। साथ ही ये घृणा भी पैदा करता है। थोड़ी मात्रा में शराब एक बेहतरीन टॉनिक है, लेकिन ज्यादा मात्रा में ये जहर की तरह काम करता है, चाहे वो विस्की के रूप में ली जाए या चीनी से पेट में बने हों। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि ये सब प्रकृति को उसकी सख्त लेकिन निष्पक्ष नियम, सबसे योग्य का बचे रहना, को लागू करने में मदद करते हैं। उत्साही सुधारकों को इंसान की शाश्वत जिद को भी ध्यान में रखना चाहिए, जो उदासीन छोड़ो जाने दो वाला रवैया जबरदस्ती नियंत्रण से कहीं बेहतर बनाता है। सच तो यह है कि मौजूदा जिंदगी की परिस्थितियों में हमें अपना सर्वश्रेष्ठ काम करने के लिए उत्तेजकों की जरूरत होती है और हमें हर दिशा में संयम और अपनी भूख और इच्छाओं पर काबू रखना चाहिए। मैंने कई वर्षों से ऐसा ही किया है, इस तरह अपने शरीर और दिमाग को जवान रखा है। संयम मुझे हमेशा पसंद नहीं था, लेकिन अब जो सुखद अनुभव मैं कर रहा हूं वो इसका पर्याप्त इनाम है। कुछ लोगों को अपने सिद्धांतों और विश्वासों की ओर लाने की उम्मीद में मैं एक दो बातें याद करूंगा। कुछ समय पहले मैं अपना होटल लौट रहा था। रात बहुत ठंडी थी, जमीन फिसलन वाली थी और कोई टैक्सी नहीं मिल रही थी। मेरे पीछे आधा ब्लॉक दूर एक और आदमी चल रहा था, जो शायद मेरी तरह जल्दी से छिपने की जगह ढूंढ रहा था। अचानक मेरी टांगें हवा में उछल गईं। उसी पल मेरे दिमाग में एक चमक हुई, नसें हरकत में आईं, मांसपेशियां सिकुड़ी। मैं 180 डिग्री घूमा और अपने हाथों पर उतरा। मैंने फिर से चलना शुरू कर दिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब वो अजनबी मेरे पास आया, उसने मुझे गौर से देखते हुए पूछा, आपकी उम्र क्या है? मैंने जवाब दिया, ओह, लगभग 59। उसने कहा, वाह, मैंने बिल्ली को ऐसा करते देखा है, लेकिन इंसान को कभी नहीं। 1 महीने पहले मैं नया चश्मा लेने गया और एक नेत्र विशेषज्ञ के पास गया, जिसने मुझे आम टेस्ट दिए। मैंने आसानी से सबसे छोटे अक्षरों को दूर से पढ़ लिया, तो वो हैरानी से मुझे देखने लगा। जब मैंने बताया कि मैं 60 के पार गया हूं, तो वो और चौंक गया। दोस्त मेरे अक्सर कहते हैं कि मेरे कपड़े मुझ पर दस्तानों की तरह फिट आते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि मेरे सारे कपड़े लगभग 35 साल पहले लिए गए माप से बने हैं और कभी बदले नहीं। इस दौरान मेरा वजन 1 पाउंड भी नहीं बदला। इसके साथ मैं एक मजेदार कहानी बताता हूं। 1885 की सर्दियों में एक शाम मिस्टर एडिसन एडवर्ड एच जॉनसन, जो एडिसन इल्यूमिनेटिंग कंपनी के प्रेसिडेंट थे, मिस्टर बैचलर जो फैक्ट्री के मैनेजर थे, और मैं 65 फिफ्थ एवेन्यू के सामने एक छोटी जगह पर गए जहां कंपनी के दफ्तर थे। किसी ने वजन अनुमान लगाने का सुझाव दिया और मुझे तराजू पर चढ़ने के लिए कहा गया। एडिसन ने मुझे हर तरफ से छुआ और कहा, टेस्ला का वजन 152 पाउंड है, 1 औंस तक सटीक। और उसने बिल्कुल सही अनुमान लगाया। मैंने कपड़े उतार कर देखा, मेरा वजन 142 पाउंड था और आज भी वही है। मैंने जॉनसन से धीरे से पूछा, एडिसन ने मेरा वजन इतने करीब से कैसे अनुमान लगाया? उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हें गुप्त रूप से बताता हूं, लेकिन किसी को मत बताना। वो लंबे समय तक शिकागो के एक बूचड़ खाने में काम करता था, जहां वो हर दिन हजारों सुअरों का वजन करता था। इसलिए मेरा दोस्त माननीय चौंसी एम डेप्यू एक अंग्रेज की कहानी बताता है, जिसे उसने अपना एक नया चुटकुला सुनाया और वो हैरानी से सुनता रहा, लेकिन 1 साल बाद जोर से हंसा। मैं खुलकर कबूल करता हूं कि मुझे जॉनसन का मजाक समझने में उससे भी ज्यादा समय लगा। अब मेरी अच्छी सेहत बस सावधानी और संयमित जीवन शैली का नतीजा है। और शायद सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जवानी में 3 बार मैं बीमारी से इतना टूट गया था कि डॉक्टरों ने मुझे छोड़ दिया था। इसके अलावा नासमझी और बेफिक्री में मैं हर तरह की मुश्किलों, खतरों और परेशानियों में फंसा, जिनसे मैं जादू की तरह बच निकला। मैं दर्जन बार डूबते डूबते बचा, लगभग जिंदा उबल गया और जलने से बाल बाल बचा। मैं कब्र में बंद हुआ, खो गया और जम गया। मैंने पागल कुत्तों, सूअरों और दूसरे जंगली जानवरों से बाल बाल बचे। मैं भयानक बीमारियों से गुजरा और हर तरह की अजीब दुर्घटनाओं का सामना किया, और फिर भी मैं आज स्वस्थ हूं और तंदुरुस्त हूं। ये चमत्कार जैसा लगता है, लेकिन जब मैं इन घटनाओं को याद करता हूं तो मुझे यकीन है कि मेरा बचना पूरी तरह इत्तेफाक नहीं था। एक आविष्कारक का प्रयास असल में जिंदगी बचाने वाला होता है,
चाहे वो प्रकृति की ताकतों को काबू करे, उपकरणों को बेहतर करे या नए सुख सुविधाएं दें, वो हमारी जिंदगी को और सुरक्षित करता है। वो औसत इंसान से ज्यादा खतरों से खुद को बचाने में सक्षम होता है, क्योंकि वो सजग और चतुर होता है। अगर मेरे पास ये गुण होने का और कोई सबूत ना होता तो ये निजी अनुभव ही काफी हैं। पाठक खुद तय कर सकता है अगर मैं 2-1 घटनाएं बताऊं। एक बार जब मैं लगभग 14 साल का था, मैं अपने कुछ दोस्तों को डराना चाहता था जो मेरे साथ नहा रहे थे। मेरा प्लान ये था कि मैं एक लंबी तैरती संरचना के नीचे गोता लगाऊंगा और दूसरी तरफ चुपके से निकल जाऊंगा। तैरना और गोता लगाना मेरे लिए उतना ही स्वाभाविक था जितना एक बत्तख के लिए, और मुझे यकीन था कि मैं ये कर सकता हूं। मैंने पानी में छलांग लगाई और जब नजरों से ओझल हुआ तो पलटकर तेजी से दूसरी तरफ बढ़ा। सोचकर कि मैं संरचना से बाहर हूं, मैं पानी की सतह पर आया, लेकिन हैरानी की बात, मेरा सिर एक बीम से टकराया। मैंने तुरंत फिर गोता लगाया और तेजी से तैरकर आगे बढ़ा जब तक मेरी सांस खत्म होने लगी। दूसरी बार ऊपर आने पर मेरा सिर फिर एक बीम से टकराया। अब मैं हताश होने लगा था। फिर भी अपनी सारी ताकत जुटाकर मैंने तीसरी बार कोशिश की, लेकिन नतीजा वही रहा। दम घुटने की पीड़ा असहनीय हो रही थी, मेरा दिमाग चकराने लगा और मुझे लगा कि मैं डूब रहा हूं। उस पल जब मेरी स्थिति पूरी तरह निराशाजनक लग रही थी, मुझे एक तेज रोशनी की चमक दिखी और मेरे सामने वो संरचना नजर आ गई। मैंने या तो देखा या अनुमान लगाया कि पानी की सतह और बीम पर रखे तख्तों के बीच थोड़ा सा गैप है। लगभग बेहोश होते हुए मैं ऊपर तैरा, अपना मुंह तख्तों के करीब दबाया और थोड़ी सी हवा खींचने में कामयाब हो गया। हालांकि उसमें पानी की बूंदें थी जिनसे मैं लगभग दम घुटने से बचा। कई बार मैंने ये सपने की तरह दोहराया जब तक मेरा दिल, जो जबरदस्त रफ्तार से धड़क रहा था, शांत नहीं हो गया और मुझे होश आया। इसके बाद मैंने कई असफल गोते लगाए क्योंकि मुझे दिशा का बिल्कुल पता नहीं चल रहा था। लेकिन आखिरकार मैं उस जाल से निकलने में कामयाब हो गया जब मेरे दोस्त मुझे छोड़ चुके थे और मेरे शरीर को ढूंढ रहे थे। उस नहाने के मौसम को मेरी बेपरवाही ने खराब कर दिया, लेकिन मैं जल्द ही सबक भूल गया और सिर्फ 2 साल बाद मैं और बुरी मुसीबत में फंस गया। उस शहर के पास जहां मैं पढ़ रहा था, एक बड़ी आटा मिल थी जिसके पास नदी पर एक बांध था। आमतौर पर बांध के ऊपर पानी की ऊंचाई सिर्फ 2 या 3 इंच की होती थी और वहां तक तैरना ज्यादा खतरनाक खेल नहीं था जिसमें मैं अक्सर मजा लेता था। एक दिन मैं हमेशा की तरह मजे करने अकेले नदी पर गया, लेकिन जब मैं बांध से थोड़ी दूरी पर था, मुझे डरावना लगा कि पानी का स्तर बढ़ गया है और मुझे तेजी से बहाकर ले जा रहा है। मैंने बचने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। खुशकिस्मती से मैंने दोनों हाथों से दीवार पकड़ ली और बहकर नीचे जाने से बच गया। मेरे सीने पर बहुत दबाव था और मैं मुश्किल से अपना सिर पानी के ऊपर रख पा रहा था। आसपास कोई नहीं था और मेरी आवाज बांध के शोर में दब गई। धीरे धीरे मैं थक गया और इस दबाव को और सहन नहीं कर रहा था। ठीक जब मैं हार मानकर नीचे पत्थरों पर गिरने वाला था, मुझे एक तेज रोशनी की चमक में एक जाना पहचाना हाइड्रोलिक सिद्धांत का चित्र दिखा कि बहते हुए पानी का दबाव उस क्षेत्र के अनुपात में होता है जो उसके सामने आता है। मैं अपने आप बाईं ओर मुड़ गया, जैसे जादू से दबाव कम हो गया और उस स्थिति में मुझे बहाव का सामना करना तुलनात्मक रूप से आसान लगा। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। मुझे पता था कि देर सवेर मैं बह जाऊंगा, क्योंकि कोई मदद समय पर मुझ तक नहीं पहुंच सकती थी, भले ही मैं किसी का ध्यान खींच लूं। अब मैं दोनों हाथों से काम करने में माहिर हूं, लेकिन उस वक्त मैं बाएं हाथ से काम करता था और मेरे दाएं हाथ में तुलनात्मक रूप से कम ताकत थी। इस वजह से मैं दूसरी तरफ मुड़कर आराम करने की हिम्मत नहीं कर सका और मेरे पास बांध के किनारे धीरे धीरे अपने शरीर को खिसकाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। मुझे उस चक्की से दूर होना था जिसकी तरफ मेरा चेहरा था, क्योंकि वहां पानी का बहाव बहुत तेज और गहरा था। ये एक लंबा और दर्दनाक अनुभव था और मैं आखिरी पल में लगभग हार गया क्योंकि मुझे बांध में एक गड्ढा मिला। मैं अपनी आखिरी ताकत लगाकर उससे पार हुआ और किनारे पर पहुंचते ही बेहोश होकर गिर पड़ा, जहां मुझे पाया गया। मेरे बाएं हिस्से की लगभग सारी चमड़ी छिल गई थी और बुखार उतरने और ठीक होने में कई हफ्ते लग गए। ये कई घटनाओं में से सिर्फ 2 हैं, लेकिन ये दिखाने के लिए काफी हैं कि अगर मुझ में आविष्कारक की प्रवृत्ति न होती तो मैं ये कहानी सुनाने के लिए जिंदा न होता। दिलचस्पी रखने वाले लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि मैंने आविष्कार कब और कैसे शुरू किया। मैं इसका जवाब अपनी मौजूदा यादों के आधार पर ही दे सकता हूं, जिनके हिसाब से मेरा पहला प्रयास काफी बड़ा था, क्योंकि इसमें एक उपकरण और एक तरीके का आविष्कार शामिल था। उपकरण में मुझसे पहले कोई और काम कर चुका था, लेकिन मेरा तरीका बिल्कुल नया था। हुआ यूं कि मेरे एक दोस्त के पास एक कांटा और मछली पकड़ने का सामान आया, जिसने गांव में खूब हलचल मचा दी। अगली सुबह सब लोग मेंढक पकड़ने निकल पड़े। एक लड़के से मेरी लड़ाई की वजह से मुझे अकेला छोड़ दिया गया। मैंने पहले कभी असली कांटा नहीं देखा था और इसे कुछ खास अनोखे गुणों वाला समझता था। मैं निराश था कि मैं उस समूह में नहीं था। जरूरत ने मुझे मजबूर किया और मैंने नर्म लोहे के एक तार का टुकड़ा लिया, उसका सिरा 2 पत्थरों के बीच पीट कर नुकीला किया, उसे कांटे की शक्ल दी
और एक मजबूत डोर से बांध दिया। फिर मैंने एक छड़ी काटी, कुछ चारा जुटाया और उस नाले पर गया जहां ढेर सारे मेंढक थे। लेकिन मैं कोई मेंढक नहीं पकड़ सका और लगभग हिम्मत हार चुका था। तभी मुझे ख्याल आया कि मैं खाली कांटे को एक मेंढक के सामने जो एक ठूंठ पर बैठा था लटकाऊं। पहले तो वो सिकुड़ गया, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखें बाहर निकल आईं, लाल हो गईं, वो अपनी सामान्य साइज से 2 गुना फूल गया और उसने कांटे पर जोरदार झपट्टा मारा। मैंने तुरंत उसे खींच लिया। मैंने बार बार यही कोशिश की और यह तरीका अचूक साबित हुआ। जब मेरे साथी, जिनके पास बढ़िया सामान होने के बावजूद कुछ नहीं पकड़ा, मेरे पास आए तो वे जलन से हारे भरे हो गए। मैंने लंबे समय तक अपना रहस्य छुपाए रखा और इस एकाधिकार का मजा लिया, लेकिन आखिरकार क्रिसमस की भावना में मैंने इसे बांट दिया। इसके बाद हर लड़का ऐसा करने लगा और अगली गर्मियों में मेंढकों पर आफत आ गई। मेरी अगली कोशिश में मुझे लगता है कि मैं उस पहली सहज प्रेरणा के तहत काम कर रहा था जो बाद में मुझ पर हावी हो गई। प्रकृति की ताकतों को इंसान की सेवा के लिए जोतना। मैंने ये मे कीटों, जिन्हें अमेरिका में जून बग्स कहते हैं, के जरिए किया, जो उस देश में एक सच्ची मुसीबत थे और कभी कभी अपने शरीरों के वजन से पेड़ों की टहनियां तोड़ देते थे। झाड़ियां इनसे काली पड़ जाती थीं। मैं 4 कीटों को एक क्रॉस पीस पर, जो एक पतले धूर पर खास तरीके से लगाया गया था, जोड़ता था और उनकी गति को एक बड़े डिस्क तक पहुंचाता, जिससे काफी पावर मिलती थी। ये जीव कमाल के कुशल थे, क्योंकि एक बार शुरू होने के बाद उन्हें रुकने की समझ नहीं थी और वे घंटों घंटों घूमते रहते थे। जितनी गर्मी होती वो उतना ज्यादा मेहनत करते। सब कुछ ठीक ही चल रहा था जब तक एक अजीब लड़का वहां नहीं आया। वो एक रिटायर्ड ऑस्ट्रियन आर्मी ऑफिसर का बेटा था। उस शरारती लड़के ने मे कीटों को जिंदा खाया और ऐसा मजा लिया जैसे वो सबसे बढ़िया ब्लू पॉइंट आइस्टर हों। उस घिनौने दृश्य ने इस उम्मीद भरे क्षेत्र में मेरे प्रयासों को खत्म कर दिया और तब से न तो मैंने मे कीट छुआ और न ही कोई और कीड़ा। इसके बाद मुझे लगता है कि मैंने अपने दादाजी की घड़ियों को खोलने और जोड़ने की कोशिश की। खोलने में मैं हमेशा कामयाब रहा, लेकिन जोड़ने में अक्सर नाकाम। इस कारण व्यवसाय में उन्होंने मेरा काम बिल्कुल बंद कर दिया, वो भी बहुत नरमी से नहीं, और मुझे फिर से घड़ी के काम को छूने में 30 साल लग गए। इसके तुरंत बाद मैंने एक तरह की पॉप गन बनाने की शुरुआत की, जिसमें एक खोखली नली, एक पिस्टन और सन के 2 टुकड़े थे। बंदूक चलाने के लिए पिस्टन को पेट पर दबाया जाता था और नली को दोनों हाथों से तेजी से पीछे खींचा जाता था। दोनों टुकड़ों के बीच की हवा सिकुड़ती, गर्म होती और एक टुकड़ा जोरदार आवाज के साथ बाहर निकलता। इस कला में सही नाप की नली चुनना था, जो खोखले डंठलों से बनती थी। मैं उस बंदूक से बहुत खुश था, लेकिन इस शौक ने घर की खिड़कियों के शीशों को नुकसान पहुंचाया और मुझे दर्दनाक निराशा मिली। अगर मुझे ठीक याद है तो इसके बाद मैंने फर्नीचर के टुकड़ों से तलवारें तराशना शुरू कर दिया, जो मुझे आसानी से मिल जाते थे। उस समय मैं सर्बियाई नेशनल कविताओं के प्रभाव में था और हीरो के कारनामों की प्रशंसा से भरा हुआ था। मैं घंटों अपने दुश्मनों को, जो कि मक्के के डंठल थे, उनको काटने में बिताता था, जिससे फसल बर्बाद हो जाती थी और मुझे मां से कई बार पिटाई मिली। ये औपचारिक पिटाई नहीं थी, बल्कि असली वाली थी। मेरे पीछे ये सब और बहुत कुछ था जब मैं 6 साल का था और स्मिलगान गांव, जहां मेरा जन्म हुआ था, में 1 साल की शुरुआती पढ़ाई पूरी कर चुका था। उस समय हम पास के छोटे शहर गोस्पिक में चले गए। ये बदलाव मेरे लिए एक आपदा थी। हमारे कबूतरों, मुर्गियों, भेड़ों और हमारे शानदार हंसों के झुंड से बिछड़ना मेरे लिए दिल तोड़ने वाला था, जो सुबह बादलों तक उड़ते थे और शाम को चराई से युद्ध के गठन में इतने परफेक्ट ढंग से लौटते थे कि आज के सबसे बढ़िया उड़ानों का दस्ता भी शर्मा जाए। नए घर में मैं एक कैदी जैसा था। खिड़की के पर्दों से अजीब लोगों को देखता था। मेरी शर्म इतनी थी कि मैं शहर के उन बाके लोगों से मिलने से बेहतर एक गरजते लायन का सामना करता। लेकिन सबसे मुश्किल समय रविवार को आता था, जब मुझे सज धज कर चर्च में जाना पड़ता था। वहां मुझे एक हादसा हुआ जिसकी सोच मात्र से सालों तक मेरा खून दही के मानिंद जम जाता था। ये मेरा चर्च में दूसरा अनुभव था। इससे पहले मैं एक रात एक दुर्गम पहाड़ पर पुराने चैपल में बंद हो गया था, जिसे साल में सिर्फ एक बार देखा जाता था। वो भयानक अनुभव था, लेकिन ये उससे भी बुरा था। शहर में एक अमीर आदमी थी, अच्छी लेकिन दिखावे वाली, जो भारी मेकअप और विशाल पोशाक के साथ नौकरों के साथ चर्च आती थी। एक रविवार को मैंने घंटा घर में घंटी बजाई और तेजी से नीचे उतरा जब वो भव्य महिला बाहर निकल रही थी और मैं उसकी पोशाक की पूंछ पर कूद गया। वो जोरदार आवाज के साथ फट गई, जो नए सैनिकों की मस्केट की सलामी जैसी थी। मेरे पिता गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने मेरे गाल पर हल्का सा थप्पड़ मारा, जो मेरे लिए उनकी एकमात्र शारीरिक सजा थी, लेकिन मुझे आज भी उसका एहसास है। इसके बाद जो शर्मिंदगी और उलझन हुई, वो बयान नहीं की जा सकती। मैं लगभग समाज से बहिष्कृत हो गया, जब तक कुछ और नहीं हुआ जिसने मुझे समुदाय की नजरों में फिर से सम्मान दिलाया। एक उत्साही युवा व्यापारी ने एक अग्निशमन विभाग बनाया। एक नया फायर इंजन खरीदा गया, वर्दियां दी गईं और लोगों को सेवा और परेड के लिए प्रशिक्षित किया गया। इंजन असल में एक पंप था,
जिसे 16 लोग चलाते थे और वो लाल और काले रंग में खूबसूरती से रंगा था। एक दोपहर आधिकारिक परीक्षण की तैयारी हुई और मशीन को नदी पर ले जाया गया। पूरा शहर उस बड़े तमाशे को देखने निकला। जब सारे भाषण और समारोह खत्म हुए तो पंप चलाने का आदेश दिया गया, लेकिन नोजल से पानी की एक बूंद भी नहीं निकली। प्रोफेसरों और विशेषज्ञों ने खराबी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। जब मैं वहां पहुंचा तो नाकामी पूरी हो चुकी थी। मुझे उस मैकेनिज्म की कोई जानकारी नहीं थी और हवा के दबाव के बारे में भी लगभग कुछ नहीं पता था, लेकिन सहज रूप से मैंने पानी में सक्शन होज को महसूस किया और पाया कि वो सिकुड़ गया था। मैंने नदी में उतरकर उसे खोला और पानी जोर से बह निकला, जिससे कुछ रविवारी कपड़े खराब हो गए। आर्किमिडीज ने सिराक्यूज की सड़कों पर नंगे दौड़ते हुए और यूरेका चिल्लाते हुए जितना प्रभाव नहीं डाला, उससे कहीं ज्यादा मैंने डाला। मुझे कंधों पर उठाया गया और मैं उस दिन का हीरो बन गया। शहर में बसने के बाद मैंने तथाकथित नॉर्मल स्कूल में 4 साल का कोर्स शुरू किया, जो कॉलेज या रियल जिम्नेजियम की पढ़ाई की तैयारी था। इस दौरान मेरे बचकाने प्रयास, कारनामे और मुश्किलें जारी रहीं। इनमें से एक अनोखी उपलब्धि थी देश में कौवा पकड़ने का चैंपियन बनना। मेरा तरीका बहुत आसान था। मैं जंगल में जाता, झाड़ियों में छिपता और कौवे की आवाज की नकल करता। आमतौर पर मुझे कई जवाब मिलते और थोड़ी देर में एक कौवा मेरे पास झाड़ियों में फड़फड़ाता हुआ आ जाता। इसके बाद मुझे बस एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा फेंकना होता था ताकि उसका ध्यान भटके और मैं उछलकर उसे पकड़ लेता, इससे पहले कि वो झाड़ियों से निकल पाए। इस तरह मैं जितने चाहता उतने कौवे पकड़ लेता। लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे उनके लिए सम्मान देना सिखाया। मैंने 2 शानदार कौवे पकड़े और एक दोस्त के साथ घर लौट रहा था। जब हम जंगल से निकले तो हजारों कौवे इकट्ठा हो गए और जोर जोर से शोर मचाने लगे। कुछ मिनटों में वो हमारा पीछा करने लगे और जल्दी ही हमें घेर लिया। मजा तब तक रहा जब तक अचानक मेरे सिर के पीछे एक जोरदार चोट नहीं लग गई, जिसने मुझे गिरा दिया। फिर उन्होंने मुझ पर तीखा हमला किया। मुझे मजबूरन उन 2 पक्षियों को छोड़ना पड़ा और मैं खुशी खुशी अपने दोस्त के साथ एक गुफा में छिप गया। स्कूल के कमरे में कुछ मैकेनिकल मॉडल थे जिन्होंने मेरा ध्यान खींचा और मुझे पानी की टरबाइन की ओर मोड़ दिया। मैंने ऐसी कई टरबाइन बनाई और उन्हें चलाने में बहुत मजा आया। मेरा जीवन कितना असाधारण था, इसे एक घटना बता सकती है। मेरे चाचा को इस तरह के शौक बिल्कुल पसंद नहीं थे और उन्होंने मुझे कई बार डांटा। मैं नियाग्रा फॉल्स के एक विवरण से बहुत प्रभावित था जो मैंने पढ़ा था और अपनी ख्याली दुनिया में एक बड़ा पहिया देखा जो उस फॉल्स से चलता है। मैंने अपने चाचा से कहा कि मैं अमेरिका जाऊंगा और इस योजना को साकार करूंगा। 30 साल बाद मैंने अपनी इस ख्याली को नियाग्रा में सच होते देखा और दिमाग के अथाह रहस्य पर हैरान रह गया। मैंने हर तरह के उपकरण और यंत्र बनाए, लेकिन इनमें से मेरे द्वारा बनाए गए तीर कमान सबसे बेहतर थे। मेरे तीर जब छोड़े जाते तो नजरों से ओझल हो जाते और करीबी दूरी पर 1 इंच मोटी पाइन की तख्ती को भेद देते। धनुष को बार बार कसने से मेरे पेट की चमड़ी मगरमच्छ जैसी हो गई थी और मैं अक्सर सोचता हूं कि क्या इस अभ्यास की वजह से मैं आज भी पत्थर जैसी चीजें पचा लेता हूं। मैं अपने स्लिंग के कारमानों को भी नहीं भूल सकता जो मुझे हिप्पोड्रोम में शानदार प्रदर्शन करने लायक बनाते थे। और अब मैं अपनी एक ऐसी उपलब्धि बताऊंगा जो इस प्राचीन युद्ध के हथियार से थी और जो पाठक के विश्वास करने की सीमा को चुनौती देगी। मैं अपने चाचा के साथ नदी किनारे टहलते हुए अभ्यास कर रहा था। सूरज डूब रहा था, मछलियां उछल कूद कर रही थीं और कभी कभी एक मछली हवा में उछलती जिसका चमकता शरीर नदी के पार एक उभरे हुए पत्थर के सामने साफ दिखता था। बेशक कोई भी लड़का ऐसी अनुकूल परिस्थितियों में मछली को मार सकता था, लेकिन मैंने एक बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम करने की ठान ली। मैंने अपने चाचा को बिल्कुल बारीकी से बताया कि मैं क्या करने वाला हूं। मैं एक पत्थर फेंककर मछली से मिलाऊंगा, उसके शरीर को पत्थर से दबाऊंगा और उसे 2 टुकड़ों में काट दूंगा। जैसा कहा वैसा किया। मेरे चाचा मुझे देखकर इतना डर गए कि उन्होंने कहा, वैदे रेट सतानास, और कई दिन तक मुझसे बात नहीं की। दूसरी उपलब्धियां चाहे जितनी बड़ी हों, फीकी पड़ जाएंगी, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इस उपलब्धि पर 1000 साल तक शांति से अपनी तारीफ में आराम कर सकता हूं। Part 3. My later endeavors. The discovery of the rotating magnetic field. 10 साल की उम्र में मैं रियल जिम्नेजियम में दाखिल हुआ, जो एक नया और काफी अच्छी तरह से सुसज्जित संस्थान था। भौतिकी विभाग में कई पुराने वैज्ञानिक उपकरणों के मॉडल थे, बिजली और यांत्रिक दोनों तरह के।
शिक्षकों द्वारा समय समय पर किए गए प्रदर्शन और प्रयोग मुझे बहुत आकर्षित करते थे और निश्चित रूप से आविष्कार के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन थे। मुझे गणित की पढ़ाई का भी बहुत शौक था और मैं तेज गणना के लिए अक्सर प्रोफेसर की तारीफ पाता था। ये मेरी उस काबिलियत की वजह से थी जो मैंने आंकड़ों को दिमाग में देखने और गणनाएं करने में हासिल की थी, न कि सामान्य सहज तरीके से, बल्कि जैसे असल जिंदगी में होता है। एक खास जटिलता तक मेरे लिए प्रतीकों को बोर्ड पर लिखना या दिमाग में देखना एक जैसा था, लेकिन फ्री हैंड ड्राइंग, जिसके लिए कोर्स में कई घंटे दिए गए थे, मेरे लिए एक सिरदर्द था जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ये थोड़ा अजीब था क्योंकि मेरे परिवार के ज्यादातर लोग इसमें माहिर थे। शायद मेरी नापसंदगी बस इसीलिए थी कि मुझे बिना रुकावट सोचने में ज्यादा मजा आता था। अगर कुछ बहुत ही बेवकूफ लड़के ना होते जो कुछ भी नहीं कर पाते थे, तो मेरा रिकॉर्ड सबसे खराब होता। ये एक गंभीर रुकावट थी क्योंकि उस समय की शिक्षा व्यवस्था में ड्राइंग अनिवार्य थी और इस कमी ने मेरे पूरे करियर को बर्बाद करने की धमकी दी थी। मेरे पिता को मुझे एक क्लास से दूसरी में ले जाने में काफी मुश्किल हुई। उस संस्थान में दूसरे साल में स्थिर हवा के दबाव से लगातार गति पैदा करने के विचार से सनकी हो गया। फायर पंप की घटना जिसके बारे में मैंने बताया था, उसने मेरी युवा अवस्था की कल्पना को आग लगा दी थी और मुझे वैक्यूम की असीम संभावनाओं से प्रभावित किया था। मैं इस अथाह शक्ति को उपयोग में लाने के लिए बेताब था, लेकिन लंबे समय तक मैं अंधेरे में टटोल रहा था। अंत में मेरे प्रयास एक ऐसे आविष्कार में साकार हुए जो मुझे वो हासिल करने में सक्षम बनाएगा जो कोई और इंसान कभी नहीं कर सका। कल्पना कीजिए, एक सिलेंडर जो 2 बियरिंग्स पर आसानी से घूम सकता हो और आंशिक रूप से एक आयताकार गर्त से घिरा हो जो उसमें बिल्कुल फिट हो। गर्त का खुला हिस्सा एक दीवार से बंद हो ताकि सिलेंडर का हिस्सा जो उस घेरे में हो उसे 2 हिस्सों में बांट दे जो हवा रोध जोड़ों से पूरी तरह अलग हों। एक हिस्सा पूरी तरह सील और खाली किया गया हो, दूसरा खुला हो, तो सिलेंडर की लगातार घूर्णन गति होगी। कम से कम मैंने ऐसा सोचा। मैंने एक लकड़ी का मॉडल बनाया और उसे बहुत सावधानी से फिट किया। जब मैंने एक तरफ पंप लगाया और वाकई देखा कि वो थोड़ा घूमने की कोशिश कर रहा है, तो मैं खुशी से पागल हो गया। मैकेनिकल उड़ान वो एक चीज थी जो मैं करना चाहता था। हालांकि मुझे एक इमारत से छाता लेकर कूदने की बुरी गिरावट की निराशाजनक याद थी। मैं हर दिन हवा में खुद को दूर दूर के इलाकों में ले जाता था, लेकिन समझ नहीं पाता था कि मैं ये कैसे कर रहा हूं। अब मेरे पास कुछ ठोस था, एक उड़ने वाली मशीन जिसमें सिर्फ एक घूमता शाफ्ट, फड़फड़ाते पंख और असीमित ताकत का वैक्यूम था। इसके बाद मैंने हर दिन एक आरामदायक और शानदार गाड़ी में हवाई यात्राएं की जो शायद राजा सोलोमन को भी शोभा देती। मुझे सालों लगे ये समझने के लिए कि वायुमंडलीय दबाव सिलेंडर की सतह पर समकोण पर काम करता है और जो हल्की घूंडन गति मैंने देखी थी वो एक रिसाव की वजह से थी। ये ज्ञान धीरे धीरे आया, लेकिन इसने मुझे गहरा झटका दिया। मैंने रियल जिम्नेजियम का कोर्स पूरा ही किया था कि मुझे एक खतरनाक बीमारी ने जकड़ लिया, बल्कि कई बीमारियों ने, और मेरी हालत इतनी नाजुक हो गई कि डॉक्टरों ने मुझे छोड़ दिया। इस दौरान मुझे लगातार पढ़ने की इजाजत थी और मैंने पब्लिक लाइब्रेरी से किताबें लीं जो नेग्लेक्टेड थीं और मुझे उनके वर्गीकरण और कैटलॉग तैयार करने के लिए सौंपी गई थीं। एक दिन मुझे कुछ नई साहित्यिक किताबें दी गईं जो मैंने पहले कभी नहीं पढ़ी थीं और इतनी आकर्षक थीं कि मैं अपनी निराशाजनक हालत को पूरी तरह भूल गया। ये मार्क ट्वेन की आरंभिक रचनाएं थीं और शायद इन्हीं की वजह से मेरा चमत्कारी ठीक होना हुआ था। 25 साल बाद जब मैं मिस्टर क्लेमेंस से मिला और हमारी दोस्ती हुई, मैंने उन्हें ये अनुभव बताया और हैरान हुआ कि हंसी के उस महान इंसान की आंखों में आंसू आ गए। मेरी पढ़ाई क्रोएशिया के कार्लस्टैट में हायर रियल जिम्नेजियम में जारी रही, जहां मेरी एक मौसी रहती थीं। वो एक सम्मानित महिला थीं, एक कर्नल की पत्नी जो एक पुराना युद्ध घोड़ा था और कई लड़ाइयों में भाग ले चुका था। उनके घर में बिताए 3 साल में कभी नहीं भूल सकता। युद्ध के समय का कोई किला भी इतने सख्त अनुशासन में नहीं होता था। मुझे चिड़िए की तरह खाना खिलाया जाता था। सारे खाने बहुत उच्च गुणवत्ता और स्वादिष्ट थे, लेकिन मात्रा में 1000% कम। मेरी मौसी द्वारा काटा गया हैम का टुकड़ा टिश्यू पेपर जैसा था। जब कर्नल मेरी थाली में कुछ ठोस डालता, वो उसे छीन लेती और उत्तेजित होकर कहती, सावधान, निको बहुत नाजुक है। मेरा भूखा पेट तड़पता और मैं टेंटाइलस की तरह दुखी था, लेकिन मैं शुद्धता और कलात्मक स्वाद के वातावरण में रहता था जो उस समय और स्थिति के लिए असामान्य था। जमीन नीचली और दलदली थी और मलेरिया का बुखार मुझे कभी नहीं छोड़ता था, भले ही मैंने बहुत सारी कुनैन खाई। कभी कभी नदी का पानी भर जाता और चूहों की एक फौज बिल्डिंगों में घुस आती।
जो सब कुछ खा जाती, यहां तक कि तीखी मिर्च के गट्ठे भी। मेरे लिए ये कीट एक स्वागत योग्य बदलाव थे। मैंने हर तरह से इनकी संख्या कम की, जिससे मुझे समुदाय में एक चूहा पकड़ने वाले का अवांछित उपाधि मिली। अंत में मेरा कोर्स पूरा हुआ, दुख समाप्त हुआ और मुझे परिपक्वता का प्रमाण पत्र मिला, जिसने मुझे एक चौराहे पर ला खड़ा किया। इन सारे सालों में मेरे माता पिता का इरादा मुझे पादरी बनाने का कभी नहीं डगमगाया, जिसका ख्याल ही मुझे डर से भर देता था। मैं अपने भौतिकी के प्रोफेसर के प्रेरक प्रभाव के कारण बिजली में बहुत रुचि लेने लगा था, जो एक चतुर व्यक्ति था और अक्सर अपने बनाए उपकरणों से प्रदर्शन करता था। इनमें मुझे एक उपकरण याद है जो एक स्वतंत्र रूप से घूमता हुआ बल्ब था, जिसमें टिन फॉइल की परतें थीं और जो स्टैटिक मशीन से जुड़ने पर तेजी से घूमता था। उनके इन रहस्यमय प्रदर्शन को देखकर मैं जो तीव्र एहसास महसूस करता था, उसे बयान करना मेरे लिए असंभव था। हर प्रभाव मेरे दिमाग में हजारों गूंज पैदा करता था। मैं इस अद्भुत शक्ति के बारे में और जानना चाहता था। मैं प्रयोग और अनुसंधान के लिए तरसता था और दुखी हृदय से अपरिहार्य को स्वीकार करता था। जब मैं घर की लंबी यात्रा के लिए तैयार हो रहा था, तो मुझे खबर मिली कि मेरे पिता चाहते थे कि मैं शिकार के लिए जाऊं। ये एक अजीब अनुरोध था, क्योंकि वो हमेशा इस तरह के खेल के सख्त खिलाफ थे। लेकिन कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि उस इलाके में हैजा फैला हुआ था, और एक मौके का फायदा उठाकर मैं अपने माता पिता की इच्छा के खिलाफ गोस्पिक लौट आया। ये अविश्वसनीय है कि लोग इस बीमारी के कारणों के बारे में कितने अनजान थे, जो हर 15-20 साल में देश में आती थी। वे सोचते थे कि घातक तत्व हवा से फैलते हैं और हवा को तीखी गंध और धुएं से भर देते हैं। इस बीच वे दूषित पानी पीते हैं और ढेर में मर जाते हैं। मैं उसी दिन इस भयानक बीमारी का शिकार हो गया जिस दिन मैं पहुंचा, और हालांकि मैं संकट से बच गया, मैं 9 महीने तक बिस्तर पर पड़ा रहा, जिसमें मुझे हिलने की भी ताकत नहीं थी। मेरी सारी ऊर्जा खत्म हो चुकी थी और दूसरी बार मैं मौत के दरवाजे पर था। एक बार जब मुझे लगा कि यह आखिरी बार है, तो मेरे पिता कमरे में दौड़कर आ गए। मैं अभी भी उनका पीला चेहरा देखता हूं, जब वो आशा के खिलाफ मुझे हौसला देने की कोशिश कर रहे थे। मैंने कहा, शायद अगर आप मुझे इंजीनियरिंग पढ़ने देंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। वे दुनिया के सबसे अच्छे तकनीकी संस्थान में जाओगे, उन्होंने गंभीरता से जवाब दिया, और मुझे पता था कि वो गंभीर हैं। मेरे मन से एक भारी बोझ उतर गया। लेकिन अगर एक खास बीन के कड़वे काढ़े से मेरा चमत्कारी इलाज ना हुआ होता, तो ये राहत बहुत देर से आती। मैं लाजरस की तरफ फिर से जी उठा, जिससे सब हैरान रह गए। मेरे पिता ने जोर दिया कि मैं 1 साल स्वस्थ शारीरिक गतिविधियों में व्यतीत करूं, जिसके लिए मैं अनमने ढंग से राजी हो गया। इस अवधि का अधिकांश समय मैं पहाड़ों में घूमता रहा, शिकारी का सामान और किताबों का गट्ठा लेकर, और प्रकृति से ये संपर्क मेरे शरीर और मन को मजबूत बनाया। मैं सोचता और योजना बनाता और कई विचार बनाए जो ज्यादातर भ्रामक थे। मेरी दृष्टि साफ थी, लेकिन सिद्धांतों का ज्ञान बहुत सीमित था। मेरे एक आविष्कार में मैंने समुद्रों के पार पत्र और पैकेज भेजने की योजना की, एक पनडुब्बी नली में गोलाकार कंटेनरों में, जो हाइड्रोलिक दबाव को झेल सकें। पानी को नली में धकेलने वाला पंपिंग प्लांट सटीक गणना और डिजाइन के साथ बनाया गया था, और बाकी सारी बारीकियां सावधानी से तैयार की गई थीं। सिर्फ एक छोटी सी बात, जो कोई मायने नहीं रखती थी, को मैंने हल्के में छोड़ दिया। मैंने पानी की मनमानी गति मानी और इससे भी ज्यादा इसे तेज रखने में मजा लिया, जिससे गलत गणनाओं के आधार पर एक शानदार प्रदर्शन की उम्मीद थी। बाद में पाइपों में तरल के प्रवाह में प्रतिरोध पर विचार करने से मैंने इस आविष्कार को सार्वजनिक संपत्ति बना दिया। मेरा एक और प्रोजेक्ट था धरती के विषुवत रेखा के चारों ओर एक रिंग बनाना, जो स्वतंत्र रूप से तैर सके और प्रतिक्रिया बलों से उसकी घूर्णन गति को रोका जा सके, जिससे लगभग 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा संभव हो, जो रेल से असंभव थी। पाठक मुस्कुराएगा। इस योजना को लागू करना कठिन था, मैं मानता हूं, लेकिन उतना बुरा नहीं जितना न्यूयॉर्क के एक प्रसिद्ध प्रोफेसर का था, जो गर्म क्षेत्रों से ठंडे क्षेत्रों में हवा पंत करना चाहता था। ये पूरी तरह भूलकर कि भगवान ने इस काम के लिए पहले से एक बड़ी मशीन दी हुई है। एक और योजना कहीं ज्यादा अहम और आकर्षक थी, पृथ्वी के घूर्णन ऊर्जा से शक्ति प्राप्त करना। मैंने खोजा था कि पृथ्वी की सतह पर मौजूद वस्तुएं ग्लोब के दैनिक घूर्णन की वजह से बारी बारी से उसकी गति की दिशा में और उसके खिलाफ ले जाई जाती हैं। इससे गति में बहुत बड़ा बदलाव आता है, जिसे दुनिया के किसी भी रहने योग्य क्षेत्र में सबसे आसान तरीके से प्रेरक शक्ति के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जब मुझे बाद में एहसास हुआ कि मैं आर्किमिडीज की तरह एक असंभव स्थिर बिंदु की तलाश में था, तो मुझे बहुत निराशा हुई। मेरी छुट्टियां खत्म होने पर मुझे स्टायरिया के ग्राट्स में पॉलिटेक्निक स्कूल भेजा गया, जिसे मेरे पिता ने सबसे पुराने और प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक के रूप में चुना था।
ये वो पल था जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था और मैंने अच्छे संकेतों और सफल होने के मजबूत इरादे से पढ़ाई शुरू की। मेरी पहले की ट्रेनिंग औसत से बेहतर थी मेरे पिता की शिक्षा और उपलब्ध अवसरों की वजह से। मैंने कई भाषाएं सीखी थीं और कई लाइब्रेरियों की किताबों को पढ़ डाला था, कमोबेश उपयोगी जानकारी जुटाते हुए। फिर पहली बार मैं अपनी पसंद के विषय चुन सकता था और फ्री हैंड ड्राइंग मुझे अब परेशान नहीं करने वाला था। मैंने अपने माता पिता को चौंकाने का मन बनाया था और पूरे पहले साल मैंने नियमित रूप से सुबह 3 बजे से काम शुरू किया और रात 11 बजे तक जारी रखा, रविवार और छुट्टियां भी शामिल। चूंकि मेरे ज्यादातर सहपाठी आराम से पढ़ाई करते थे, मैंने स्वाभाविक रूप से सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। उस साल मैंने 9 परीक्षाएं पास की और प्रोफेसरों ने सोचा कि मैं उच्चतम अंकों से भी ज्यादा का हकदार हूं। उनके तारीफ भरे प्रमाण पत्रों के साथ मैं थोड़े आराम के लिए घर गया, जीत की उम्मीद में। लेकिन मेरे पिता ने इन मेहनत से कमाए सम्मानों को हल्के में लिया तो मुझे बहुत ठेस पहुंची। इससे मेरी महत्वाकांक्षा लगभग खत्म हो गई। लेकिन बाद में उनके मरने के बाद मुझे दुख हुआ जब मुझे प्रोफेसरों के लिखे पत्रों का एक बंडल मिला जिसमें उन्होंने लिखा था कि अगर वो मुझे संस्थान से नहीं हटाते तो मैं ज्यादा काम की वजह से मर जाता। इसके बाद मैंने मुख्य रूप से भौतिकी, यांत्रिकी और गणित की पढ़ाई पर ध्यान दिया और खाली समय में लाइब्रेरियों में बिताया। मेरे पास जो कुछ भी शुरू करने की सनक थी उसे पूरा करने की थी, जिसने मुझे अक्सर मुश्किल में डाल दिया। एक बार मैंने वोल्टेयर की रचनाएं पढ़ना शुरू किया और जब मुझे पता चला कि उस दैत्य ने छोटे अक्षरों में करीब 100 मोटी किताबें लिखी थीं, वो भी रोजाना 72 कप काली कॉफी पीते हुए, तो मैं हैरान रह गया। ये करना पड़ा, लेकिन जब मैंने आखिरी किताब रखी तो मैं बहुत खुश हुआ और बोला अब नहीं। मेरे पहले साल के प्रदर्शन ने मुझे कई प्रोफेसरों की सराहना और दोस्ती दिलाई। उनमें प्रोफेसर रॉगनर थे जो अंकगणित और ज्यामिति पढ़ाते थे, प्रोफेसर पोशेल जो सैद्धांतिक और प्रायोगिक भौतिकी प्रोफेसर थे, और डॉक्टर एले जो समाकलन गणित पढ़ाते थे और डिफरेंशियल समीकरणों में माहिर थे। ये वैज्ञानिक मेरे द्वारा सुने गए सबसे शानदार व्याख्याता थे। उन्होंने मेरी प्रगति में खास दिलचस्पी ली और अक्सर व्याख्यान कक्ष में 1-2 घंटे रुककर मुझे समस्याएं हल करने को देते जिनमें मुझे मजा आता था। मैंने उन्हें अपनी एक उड़ने वाली मशीन के बारे में बताया जो कोई भ्रामक इन्वेंशन नहीं था, बल्कि ठोस वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित था, जो मेरे टरबाइन के जरिए साकार हुआ और जल्द ही दुनिया को दिया जाएगा। प्रोफेसर रॉगनर और पोशेल दोनों अजीब लोग थे। रॉगनर का बोलने का एक अनोखा तरीका था और जब वो ऐसा करते तो हंगामा हो जाता, जिसके बाद लंबा और शर्मिंदगी भरा सन्नाटा छा जाता। प्रोफेसर पोशेल एक व्यवस्थित और पूरी तरह से जानकार जर्मन थे। उनके पैर और हाथ भालू के पंजों जैसे विशाल थे, लेकिन उनके सारे प्रयोग घड़ी की तरह सटीकता से और बिना गलती के किए जाते थे। मेरे पढ़ाई के दूसरे साल में हमें पेरिस से एक ग्रैम डायनामो मिला जिसमें लैमिनेटेड फील्ड मैग्नेट का हॉर्स शू आकार था और एक तार लिपटी आर्मेचर थी जिसमें कम्यूटेटर था। इसे जोड़ा गया और कई धाराओं के प्रभाव दिखाए गए। जब प्रोफेसर पोशेल प्रदर्शन कर रहे थे और मशीन को मोटर की तरह चला रहे थे तो ब्रश में परेशानी हुई, बहुत चिंगारियां निकलीं और मुझे लगा कि शायद इन उपकरणों के बिना भी मोटर चलाई जा सकती है। लेकिन उन्होंने घोषणा की कि यह संभव नहीं है और मुझे सम्मान देते हुए इस विषय पर एक व्याख्यान दिया जिसमें अंत में उन्होंने कहा, मिस्टर टेस्ला शायद बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं लेकिन ये कभी नहीं कर पाएंगे। ये गुरुत्वाकर्षण जैसे स्थिर खींचाव को घूर्णन गति में बदलने के बराबर है। ये एक सतत गति की योजना है, एक असंभव विचार। लेकिन सहज बुद्धि कुछ ऐसी चीज है जो ज्ञान से परे है। हमारे पास निश्चित रूप से कुछ नाजुक तंतु होते हैं जो हमें उन सत्यों को समझने में सक्षम बनाते हैं जब लॉजिकल निष्कर्ष या दिमाग का कोई भी इच्छित प्रयास बेकार हो जाता है। कुछ समय तक मैं उनके प्रोफेसर के अधिकार से प्रभावित होकर डगमगाया, लेकिन जल्द ही मुझे यकीन हो गया कि मैं सही हूं और मैंने युवा की आग और असीमित आत्मविश्वास के साथ इस काम को शुरू किया। टेस्ला का पॉलीफेज इंडक्शन मोटर और बाद के प्रयास। टेस्ला का एक मूल पॉलीफेज इंडक्शन मोटर जिसे 1888 में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के सामने पहली बार दिखाया गया था। इस मोटर में घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र जो स्थिर कॉइल्स में असमान चरण वाली प्रत्यावर्ती धाराओं यानी ऑल्टरनेटिंग करंट से बनता है, रोटर को खींचता है, क्योंकि रोटर में द्वितीयक धाराएं प्रेरित होती हैं। इन रोटर धाराओं से बना द्वितीयक चुंबकीय क्षेत्र रोटर को प्राथमिक घूमते चुंबकीय क्षेत्र का पीछा करने के लिए मजबूर करता है, जो लगभग पकड़ लेता है लेकिन कभी पूरी तरह नहीं।
ये मोटर दुनिया में सबसे कम परेशानी वाला है। इसका रोटर, जिसमें चिंगारी पैदा करने वाले ब्रश, स्लिप रिंग्स या कोई और इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, इस मोटर का एकमात्र गतिशील हिस्सा है। इसलिए सिर्फ रोटर के बेरिंग्स ही कभी खराब हो सकते हैं। मैंने पहले अपने दिमाग में एक डायरेक्ट करंट मशीन की कल्पना की, उसे चलाया और आर्मेचर में धाराओं के बदलते प्रवाह को देखा। फिर मैंने एक ऑल्टरनेटर की कल्पना की और उसी तरह उसमें होने वाली प्रक्रियाओं की जांच की। इसके बाद मैंने मोटरों और जनरेटर से बने सिस्टम्स की कल्पना की और उन्हें कई तरह से चलाया। मेरे देखे हुए दृश्य मेरे लिए पूरी तरह असली और ठोस थे। ग्रांट्स में मेरे बाकी समय में मैंने इस तरह के तीव्र लेकिन बेकार प्रयास किए और मैं लगभग इस नतीजे पर पहुंच गया कि यह समस्या हल नहीं हो सकती। 1880 में मैं अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए बोहेमिया की प्राग गया ताकि वहां की यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई पूरी कर सकूं। उसी शहर में मैंने एक ठोस प्रगति की, जिसमें मैंने मशीन से कम्यूटेटर को अलग कर दिया और इस नए पहलू से घटनाओं का अध्ययन किया, लेकिन फिर भी कोई नतीजा नहीं निकला। अगले साल मेरे जीवन के नजरिए में अचानक बदलाव आया। मुझे एहसास हुआ कि मेरे माता पिता मेरे लिए बहुत बड़े बलिदान कर रहे हैं और मैंने उन्हें इस बोझ से मुक्त करने का फैसला किया। अमेरिकी टेलीफोन की लहर तब यूरोपीय महाद्वीप तक पहुंची थी और हंगरी के बुडापेस्ट में ये सिस्टम लगाया जाना था। ये एक आदर्श मौका लगता था, खासकर क्योंकि हमारे परिवार का एक दोस्त उस कंपनी का प्रमुख था। यहीं पर मुझे वो पूरी तरह नर्वस ब्रेकडाउन हुआ जिसका मैंने जिक्र किया। उस बीमारी के दौरान जो मैंने अनुभव किया वो विश्वास से परे है। मेरी दृष्टि और श्रवण शक्ति हमेशा असाधारण थी। मैं दूर की चीजें साफ देख सकता था जब बाकी लोग उनका कोई निशान नहीं देख पाते थे। बचपन में कई बार मैंने पड़ोसियों के घरों को आग से बचाया क्योंकि मैं हल्की चटकने की आवाज सुन लेता था जो उनकी नींद को नहीं तोड़ती थी, और मैंने मदद के लिए पुकारा। 1899 में जब मैं 40 साल से ऊपर था और कोलोराडो में अपने प्रयोग कर रहा था, मैं 550 मील दूर की गड़गड़ाहट को बहुत साफ सुन सकता था। मेरे युवा सहायकों की सुनने की सीमा मुश्किल से 150 मील थी। मेरे कान इस तरह 13 गुना ज्यादा संवेदनशील थे। फिर भी मैं उस समय ऐसा कहें तो पत्थर की तरह बहरा था, अगर मैं उस नर्वस तनाव के दौरान की सुनने की तीक्ष्णता से तुलना करूं तो। बुडापेस्ट में मैं 3 कमरों के बीच में रखी घड़ी की टिक टिक सुन सकता था। कमरे में मक्खी के टेबल पर बैठने से मेरे कानों में एक धीमी गड़गड़ाहट होती थी। कुछ मील दूर से गुजरती गाड़ी मेरे पूरे शरीर को हिला देती। 20 या 30 मील दूर ट्रेन की सीटी मेरे बैठे हुए बेंच या कुर्सी को इतना हिलाती थी कि दर्द असहनीय हो जाता। मेरे पैरों के नीचे की जमीन लगातार कांपती रहती थी। मुझे किसी भी तरह का आराम पाने के लिए अपने बेड को रबर के गद्दों पर रखना पड़ता। पास और दूर से आने वाले शोर अक्सर बोले गए शब्दों का असर पैदा करते थे जो मुझे डरा देते अगर मैं उन्हें उनके संयोगिक हिस्सों में ना बांट पाता। सूरज की किरणें जब रुक रुक कर आती थीं तो मेरे दिमाग पर ऐसे जोरदार प्रहार करती थीं कि मैं स्तब्ध हो जाता। मुझे सारी इच्छा शक्ति जुटानी पड़ती किसी पुल या दूसरी संरचना के नीचे से गुजरने के लिए, क्योंकि मुझे अपने सिर पर भारी दबाव महसूस होता। अंधेरे में मेरे पास चमगादड़ की तरह संवेदना थी और मैं 12 फीट दूर किसी वस्तु की मौजूदगी को माथे पर एक अजीब सिहरन से महसूस करता था। मेरी पल्स कुछ से लेकर 250 तक उछलती और मेरे शरीर के सारे ऊतक फड़कन और कंपन से भरे थे, जो शायद सबसे ज्यादा तकलीफ देता। एक मशहूर डॉक्टर जो मुझे रोज पोटेशियम ब्रोमाइड की बड़ी खुराक देता था, मेरी बीमारी को अनोखी और असाध्य बताता था। मुझे हमेशा अफसोस रहेगा कि उस समय में फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी के विशेषज्ञों की निगरानी में नहीं था। मैं जीवन से बेतरह चिपका रहा, लेकिन कभी नहीं सोचा कि मैं ठीक हो जाऊंगा। क्या कोई विश्वास कर सकता है कि इतना निराशाजनक शारीरिक खंडहर कभी इतनी हैरान कर देने वाली शक्ति और दृढ़ता वाले इंसान में बदल जाएगा, जो 38 साल तक लगभग बिना एक दिन के रुकावट के काम कर सका और आज भी अपने शरीर और दिमाग में मजबूत और ताज़ा महसूस करता है? ऐसा है मेरा मामला। जीने और काम जारी रखने की तीव्र इच्छा और एक समर्पित दोस्त और खिलाड़ी की मदद ने यह चमत्कार किया। मेरी सेहत लौट आई और इसके साथ ही मेरे दिमाग की ताकत भी। जब मैंने फिर से इस समस्या पर काम करना शुरू किया तो मुझे लगभग अफसोस हुआ कि यह संघर्ष जल्दी ही खत्म होने वाला था। मेरे पास इतनी अतिरिक्त ऊर्जा थी। जब मैंने ये काम शुरू किया तो वो आम लोगों की तरह इरादे से नहीं था। मेरे लिए ये एक पवित्र संकल्प था, जीवन मृत्यु का प्रश्न था। मैं जानता था कि अगर मैं नाकाम रहा तो मैं मर जाऊंगा। अब मुझे लगा कि युद्ध जीता गया है। मेरे दिमाग के गहरे कोने में समाधान था, लेकिन मैं उसे अभी बाहर नहीं ला पा रहा था। एक दोपहर जो मेरी याद में हमेशा ताज़ा है, मैं अपने दोस्त के साथ सिटी पार्क में टहल रहा था और कविता पढ़ रहा था। इस उम्र में मुझे पूरी किताबें शब्दशः याद थीं। इनमें से एक थी गोएथे की फाउस्ट। सूरज डूब रहा था और उसने मुझे उस संवाद की याद दिलाई।
वो खिसकती और हटती है, दिन का काम खत्म हुआ। वहां वो दौड़ती और नई जीवन को बढ़ावा देती है। हाय, कोई पंख मुझे जमीन से ऊपर उठाए, उसके पीछे, हमेशा पीछे पढ़ने के लिए। एक खूबसूरत सपना, फिर भी वो दूर जा रही है। हाय, मन के पंखों को आसानी से कोई शारीरिक पंख नहीं मिल सकता। जैसे ही मैंने ये प्रेरक शब्द बोले, एक बिजली की चमक की तरफ विचार आया और पल भर में सच्चाई सामने आ गई। मैंने रेत पर उन छड़ी से वो चित्र बनाए जो 6 साल बाद मैंने अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के सामने अपने भाषण में दिखाए। मेरे दोस्त ने उन्हें पूरी तरह समझ लिया। मेरे देखे हुए दृश्य आश्चर्यजनक रूप से साफ और ठोस थे, इतना कि मैंने उससे कहा, यहां मेरा मोटर देखो, देखो मैं इसे उलटता हूं। मैं अपनी भावनाओं को बयान नहीं कर सकता। पिग्मेलियन ने अपनी मूर्ति को जीवित होते देखकर भी इतना गहरा प्रभाव महसूस नहीं किया होगा। प्रकृति के हजारों रहस्य जिन पर मैं संयोग से ठोकर खा सकता था, मैंने उसे एक रहस्य के लिए दे दिए, जिसे मैंने हर मुश्किल के बावजूद अपनी जान को दांव पर लगाकर प्रकृति से छीन लिया था। पार्ट 4, टेस्ला कॉइल और ट्रांसफार्मर की खोज। कुछ समय तक मैं पूरी तरह से मशीनों की कल्पना करने और नए रूपों को गढ़ने के गहरे आनंद में डूब गया था। ये मेरे जीवन में सबसे पूर्ण खुशी की मानसिक स्थिति थी। विचार एक अबाधित धारा में आते थे और मेरी एकमात्र मुश्किल उन्हें थामे रखना था। मेरे द्वारा कल्पित उपकरण मेरे लिए हर बारीकी में, यहां तक कि सबसे छोटे निशानों और घिसावट के चिन्हों तक, पूरी तरह असली और ठोस थे। मुझे मोटरों को लगातार चलते हुए कल्पना करने में मजा आता था, क्योंकि इस तरह वे मन की आंखों के सामने और भी आकर्षक लगते थे। जब स्वाभाविक झुकाव एक तीव्र इच्छा में बदल जाता है, तो इंसान अपने लक्ष्य की ओर 7 मील के जूतों में बढ़ता है। 2 महीने से भी कम समय में मैंने लगभग सारी मोटरों के प्रकार और सिस्टम की संशोधनाएं विकसित कर ली थीं, जो अब मेरे नाम से जानी जाती हैं। शायद ये ईश्वरीय संयोग था कि जिंदगी की जरूरतों ने इस दिमागी गतिविधि को अस्थायी रूप से रोकने का आदेश दिया। मैं एक टेलीफोन कंपनी के बारे में समय से पहले मिली खबर के कारण बूढ़ापेस्ट पहुंचा, और नियति की विडंबना के कारण मुझे हंगरी सरकार के सेंट्रल टेलीग्राफ ऑफिस में ड्राफ्ट्समैन की नौकरी स्वीकार करनी पड़ी, जिसकी तनख्वाह मैं अपने विशेषाधिकार के तहत नहीं बता सकता। सौभाग्य से मैंने जल्द ही मुख्य निरीक्षक का ध्यान आकर्षित किया, और इसके बाद मुझे नई स्थापनाओं के लिए गणनाएं, डिजाइन और अनुमान बनाने का काम मिला, जब तक टेलीफोन एक्सचेंज शुरू नहीं हुआ, जिसका मैंने प्रभार लिया। इस काम के दौरान मिला ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव बहुत कीमती था, और इस नौकरी ने मुझे अपनी आविष्कारक क्षमताओं का इस्तेमाल करने के ढेर सारे अवसर दिए। मैंने सेंट्रल स्टेशन के उपकरणों में कई सुधार किए और एक टेलीफोन रिपीटर या एम्पलीफायर को परिपूर्ण किया, जिसका कभी पेटेंट नहीं हुआ या सार्वजनिक रूप से वर्णन नहीं किया गया। लेकिन आज भी ये मेरे लिए गर्व की बात होगी। मेरे कुशल सहयोग की मान्यता में कंपनी के आयोजक मिस्टर पुस्कास ने बूढ़ापेस्ट में अपना व्यवसाय बेचने के बाद मुझे पेरिस में एक नौकरी का प्रस्ताव दिया, जिसे मैंने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। मैं इस जादुई शहर का मेरे दिमाग पर पड़ा गहरा असर कभी नहीं भूलूंगा। पेरिस पहुंचने के कई दिनों तक मैं नई नई चीजों के आश्चर्य में सड़कों पर भटकता रहा। आकर्षण कई और अनूठे थे, लेकिन अफसोस, मेरी आय जैसे ही आती खर्च हो जाती। जब मिस्टर पुस्कास ने मुझसे पूछा कि मैं इस नए माहौल में कैसे गुजारा कर रहा हूं, तो मैंने सटीक उत्तर दिया, महीने के आखिरी 29 दिन सबसे कठिन है। मैंने काफी तनावपूर्ण जिंदगी जी, जिसे अब रोजे वेलकम तरीके से जीना कहेंगे। हर सुबह मौसम जैसा हो, मैं बुलेवार्ड सेंट मार्सेल, जहां मैं रहता था, से सीन नदी के किनारे एक स्नानघर जाता, पानी में कूदता, 27 चक्कर लगाता और फिर 1 घंटा पैदल चलकर एवरी पहुंचता, जहां कंपनी की फैक्ट्री थी। वहां मैं 7:30 बजे लक्कड़हारे जैसा नाश्ता करता और फिर लंच के समय का बेसब्री से इंतजार करता। इस बीच वर्क्स के मैनेजर मिस्टर चार्ल्स बैचलर, जो एडिसन के घनिष्ठ मित्र और सहायक थे, के लिए मुश्किल गणनाएं करता। यहां मेरी मुलाकात कुछ अमेरिकियों से हुई जो मेरी बिलियर्ड्स में निपुणता की वजह से मुझसे प्यार करने लगे। इनमें से एक मिस्टर डी कनिंघम मैकेनिकल डिपार्टमेंट के फोरमैन ने एक स्टॉक कंपनी बनाने का प्रस्ताव दिया। मुझे ये प्रस्ताव बेहद हास्यास्पद लगा। मुझे इसकी जरा भी समझ नहीं थी, सिवाय इसके कि ये अमेरिकी तरीका था। हालांकि इससे कुछ नहीं निकला और अगले कुछ महीनों में मुझे फ्रांस और जर्मनी में बिजली घरों की खराबियों को ठीक करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा। पेरिस लौटने पर मैंने कंपनी के एक प्रशासक मिस्टर राहु को उनके डायनेमो में एक सुधार का प्लान दिया और मुझे मौका मिला। मेरी सफलता पूरी थी और खुश निदेशकों ने मुझे स्वचालित नियामकों को विकसित करने का विशेषाधिकार दिया, जिनकी बहुत जरूरत थी। इसके तुरंत बाद स्ट्रैसबर्ग, अल्जास में नए रेलवे स्टेशन पर लगाए गए लाइटिंग प्लांट में कुछ परेशानी आ गई। वायरिंग में खराबी थी और उद्घाटन समारोह के मौके पर शॉर्ट सर्किट की वजह से दीवार का एक बड़ा हिस्सा उड़ गया
और वो भी पुराने सम्राट विलियम प्रथम की मौजूदगी में। जर्मन सरकार ने उस प्लांट को स्वीकार करने से मना कर दिया और फ्रांसीसी कंपनी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा था। मेरे जर्मन भाषा के ज्ञान और पिछले अनुभव की वजह से मुझे 1983 की शुरुआत में इस मुश्किल काम को ठीक करने के लिए स्ट्रासबर्ग भेजा गया। उस शहर की कुछ घटनाएं मेरी याद में अमिट हैं। संयोग से कई लोग जो बाद में प्रसिद्ध हुए उस समय वहां रहते थे। बाद में मैं कहता इस ने पुराने शहर में महानता के कीटाणु थे। दूसरों को ये बीमारी लगी लेकिन मैं बच गया। व्यवहारिक काम, पत्राचार और अधिकारियों के साथ बैठकें मुझे दिन रात व्यस्त रखती थीं। लेकिन जैसे ही मैंने समय निकाला, मैंने रेलवे स्टेशन के सामने एक मैकेनिकल दुकान में एक साधारण मोटर बनाने की शुरुआत की, जिसके लिए मैं पेरिस से कुछ सामग्री लाया था। हालांकि प्रयोग का समापन उस साल की गर्मी तक टल गया, जब मुझे आखिरकार विभिन्न चरणों की प्रत्यावर्ती धाराओं से घूर्णन देखने की संतुष्टि मिली, बिना स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट्स या कम्यूटेटर के, जैसा मैंने 1 साल पहले सोचा था। ये एक शानदार खुशी थी, लेकिन इस पहले मन के बाद की पागलपंती भरी खुशी से इसकी तुलना नहीं की जा सकती। पार्ट 4, टेस्ला कॉइल और ट्रांसफार्मर की खोज। कुछ समय तक मैं पूरी तरह से मशीनों की कल्पना करने और नए रूपों को गढ़ने के गहरे आनंद में डूब गया था। ये मेरे जीवन में सबसे पूर्ण खुशी की मानसिक स्थिति थी। विचार एक अबाधित धारा में आते थे और मेरी एकमात्र मुश्किल उन्हें थामे रखना था। मेरे द्वारा कल्पित उपकरण मेरे लिए हर बारीकी में, यहां तक कि सबसे छोटे निशानों और घिसावट के चिन्हों तक, पूरी तरह असली और ठोस थे। मुझे मोटरों को लगातार चलते हुए कल्पना करने में मजा आता था, क्योंकि इस तरह वे मन की आंखों के सामने और भी आकर्षक लगते थे। जब स्वाभाविक झुकाव एक तीव्र इच्छा में बदल जाता है, तो इंसान अपने लक्ष्य की ओर 7 मील के जूतों में बढ़ता है। 2 महीने से भी कम समय में मैंने लगभग सारी मोटरों के प्रकार और सिस्टम की संशोधनाएं विकसित कर ली थीं, जो अब मेरे नाम से जानी जाती हैं। शायद ये ईश्वरीय संयोग था कि जिंदगी की जरूरतों ने इस दिमागी गतिविधि को अस्थायी रूप से रोकने का आदेश दिया। मैं एक टेलीफोन कंपनी के बारे में समय से पहले मिली खबर के कारण बूढ़ापेस्ट पहुंचा, और नियति की विडंबना के कारण मुझे हंगरी सरकार के सेंट्रल टेलीग्राफ ऑफिस में ड्राफ्ट्समैन की नौकरी स्वीकार करनी पड़ी, जिसकी तनख्वाह मैं अपने विशेषाधिकार के तहत नहीं बता सकता। सौभाग्य से मैंने जल्द ही मुख्य निरीक्षक का ध्यान आकर्षित किया, और इसके बाद मुझे नई स्थापनाओं के लिए गणनाएं, डिजाइन और अनुमान बनाने का काम मिला, जब तक टेलीफोन एक्सचेंज शुरू नहीं हुआ, जिसका मैंने प्रभार लिया। इस काम के दौरान मिला ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव बहुत कीमती था, और इस नौकरी ने मुझे अपनी आविष्कारक क्षमताओं का इस्तेमाल करने के ढेर सारे अवसर दिए। मैंने सेंट्रल स्टेशन के उपकरणों में कई सुधार किए और एक टेलीफोन रिपीटर या एम्पलीफायर को परिपूर्ण किया, जिसका कभी पेटेंट नहीं हुआ या सार्वजनिक रूप से वर्णन नहीं किया गया। लेकिन आज भी ये मेरे लिए गर्व की बात होगी। मेरे कुशल सहयोग की मान्यता में कंपनी के आयोजक मिस्टर पुस्कास ने बूढ़ापेस्ट में अपना व्यवसाय बेचने के बाद मुझे पेरिस में एक नौकरी का प्रस्ताव दिया, जिसे मैंने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। मैं इस जादुई शहर का मेरे दिमाग पर पड़ा गहरा असर कभी नहीं भूलूंगा। पेरिस पहुंचने के कई दिनों तक मैं नई नई चीजों के आश्चर्य में सड़कों पर भटकता रहा। आकर्षण कई और अनूठे थे, लेकिन अफसोस मेरी आय जैसे ही आती खर्च हो जाती। जब मिस्टर पुस्कास ने मुझसे पूछा कि मैं इस नए माहौल में कैसे गुजारा कर रहा हूं, तो मैंने सटीक उत्तर दिया, महीने के आखिरी 29 दिन सबसे कठिन है। मैंने काफी तनावपूर्ण जिंदगी जी, जिसे अब रोजे वेलकम तरीके से जीना कहेंगे। हर सुबह मौसम जैसा हो, मैं बुलेवार्ड सेंट मार्सेल, जहां मैं रहता था, से सीन नदी के किनारे एक स्नानघर जाता, पानी में कूदता, 27 चक्कर लगाता और फिर 1 घंटा पैदल चलकर एवरी पहुंचता, जहां कंपनी की फैक्ट्री थी। वहां मैं 7:30 बजे लक्कड़हारे जैसा नाश्ता करता और फिर लंच के समय का बेसब्री से इंतजार करता। इस बीच वर्क्स के मैनेजर मिस्टर चार्ल्स बैचलर, जो एडिसन के घनिष्ठ मित्र और सहायक थे, के लिए मुश्किल गणनाएं करता। यहां मेरी मुलाकात कुछ अमेरिकियों से हुई, जो मेरी बिलियर्ड्स में निपुणता की वजह से मुझसे प्यार करने लगे। इनमें से एक मिस्टर डी कनिंघम मैकेनिकल डिपार्टमेंट के फोरमैन ने एक स्टॉक कंपनी बनाने का प्रस्ताव दिया। मुझे ये प्रस्ताव बेहद हास्यास्पद लगा। मुझे इसकी जरा भी समझ नहीं थी, सिवाय इसके कि ये अमेरिकी तरीका था। हालांकि इससे कुछ नहीं निकला और अगले कुछ महीनों में मुझे फ्रांस और जर्मनी में बिजली घरों की खराबियों को ठीक करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा। पेरिस लौटने पर मैंने कंपनी के एक प्रशासक मिस्टर राहु को उनके डायनेमो में एक सुधार का प्लान दिया और मुझे मौका मिला। मेरी सफलता पूरी थी और खुश निदेशकों ने मुझे स्वचालित नियामकों को विकसित करने का विशेषाधिकार दिया, जिनकी बहुत जरूरत थी। इसके तुरंत बाद स्ट्रासबर्ग, अल्जास में नए रेलवे स्टेशन पर लगाए गए लाइटिंग प्लांट में कुछ परेशानी आ गई।
वायरिंग में खराबी थी और उद्घाटन समारोह के मौके पर शॉर्ट सर्किट की वजह से दीवार का एक बड़ा हिस्सा उड़ गया, और वो भी पुराने सम्राट विलियम प्रथम की मौजूदगी में। जर्मन सरकार ने उस प्लांट को स्वीकार करने से मना कर दिया और फ्रांसीसी कंपनी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा था। मेरे जर्मन भाषा के ज्ञान और पिछले अनुभव की वजह से मुझे 1983 की शुरुआत में इस मुश्किल काम को ठीक करने के लिए स्ट्रासबर्ग भेजा गया। उस शहर की कुछ घटनाएं मेरी याद में अमिट हैं। संयोग से कई लोग जो बाद में प्रसिद्ध हुए उस समय वहां रहते थे। बाद में मैं कहता, इस औने पुराने शहर में महानता के कीटाणु थे। दूसरों को ये बीमारी लगी, लेकिन मैं बच गया। व्यवहारिक काम, पत्राचार और अधिकारियों के साथ बैठकें मुझे दिन रात व्यस्त रखती थीं। लेकिन जैसे ही मैंने समय निकाला, मैंने रेलवे स्टेशन के सामने एक मैकेनिकल दुकान में एक साधारण मोटर बनाने की शुरुआत की, जिसके लिए मैं पेरिस से कुछ सामग्री लाया था। हालांकि प्रयोग का समापन उस साल की गर्मी तक टल गया, जब मुझे आखिरकार विभिन्न चरणों की प्रत्यावर्ती धाराओं से घूर्णन देखने की संतुष्टि मिली, बिना स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट्स या कम्यूटेटर के, जैसा मैंने 1 साल पहले सोचा था। ये एक शानदार खुशी थी, लेकिन इस पहले मन के बाद की पागलपंती भरी खुशी से इसकी तुलना नहीं की जा सकती। मेरे नए दोस्तों में शहर के पूर्व मेयर मिस्टर बाउजन थे, जिन्हें मैंने पहले ही कुछ हद तक अपने इस और अन्य आविष्कारों से परिचित करा दिया था और जिनका समर्थन मैं चाहता था। वो मेरे प्रति पूरी तरह समर्पित थे और उन्होंने मेरा प्रोजेक्ट कई अमीर लोगों के सामने रखा, लेकिन मुझे निराशा हुई कि कोई जवाब नहीं मिला। वो हर संभव तरीके से मेरी मदद करना चाहते थे और 1 जुलाई 1919 की तारीख मुझे उनके द्वारा दी गई एक सहायता की याद दिलाती है, जो वित्तीय नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत कीमती थी। 1870 में जब जर्मनों ने देश पर आक्रमण किया था, मिस्टर बाउजन ने 1801 का सेंट एस्तेफे का एक बड़ा स्टॉक दफना दिया था और उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि मुझसे ज्यादा योग्य व्यक्ति उस कीमती पेय को पीने का कोई नहीं था। मैं कह सकता हूं, ये उन अविस्मरणीय घटनाओं में से एक है जिनका मैंने जिक्र किया। मेरे दोस्त ने मुझे जल्द से जल्द पेरिस लौटने और वहां समर्थन तलाशने के लिए प्रेरित किया। मैं ऐसा करने को उत्सुक था, लेकिन मेरे काम और बातचीत में हर तरह की छोटी मोटी रुकावटों की वजह से देरी होती रही और कई बार स्थिति निराशाजनक लगने लगी। जर्मन सटीकता और कुशलता का अंदाजा लगाने के लिए मैं यहां एक मजेदार अनुभव बताता हूं। एक गलियारे में 16 कैंडल पावर का एक बल्ब लगाना था और सही जगह चुनने के बाद मैंने मॉन्ट्योर को तार लगाने का आदेश दिया। कुछ देर काम करने के बाद उसने निष्कर्ष निकाला कि इंजीनियर से सलाह लेनी होगी और ऐसा किया गया। इंजीनियर ने कई आपत्तियां की, लेकिन आखिरकार सहमत हुआ कि बल्ब को मेरी चुनी हुई जगह से 2 इंच हटा के लगाया जाए, जिसके बाद काम शुरू हुआ। फिर इंजीनियर चिंतित हो गया और मुझे बताया कि इंस्पेक्टर एवरडेक को सूचित करना होगा। उस महत्वपूर्ण व्यक्ति ने आकर जांच की, बहस की और फैसला किया कि बल्ब को मेरी चुनी हुई जगह पर ही 2 इंच वापस करना होगा। हालांकि जल्दी ही एवरडेक को हुज्जत लगने लगा और उसने मुझे सलाह दी कि उसने ओबर इंस्पेक्टर हियरोनिमस को इस मामले की जानकारी दे दी है और मुझे उनके फैसले का इंतजार करना चाहिए। कई दिन बाद ओबर इंस्पेक्टर अपने अन्य जरूरी कामों से फ्री हुए और 2 घंटे की बहस के बाद उन्होंने बल्ब को 2 इंच और आगे ले जाने का फैसला किया। मेरी उम्मीद कि यह आखिरी कदम होगा तब टूटी जब ओबर इंस्पेक्टर लौटे और बोले, रेगीरुंग्सराद फुंके इतने सख्त हैं कि मैं उनकी स्पष्ट मंजूरी के बिना बल्ब लगाने का आदेश नहीं दे सकता। इसके बाद उस महान व्यक्ति के दौरे की व्यवस्था की गई। हमने सुबह जल्दी से सफाई और पॉलिश शुरू की। सबने अपने कपड़े ठीक किए, मैंने अपने दस्ताने पहने और जब फुनके अपने दल के साथ आए तो उनका औपचारिक स्वागत किया गया। 2 घंटे की चर्चा के बाद उन्होंने अचानक कहा, मुझे जाना होगा, और छत पर एक जगह इशारा करते हुए बोले कि बल्ब वहां लगाया जाए। ये वही जगह थी जो मैंने शुरू में चुनी थी। इस तरह दिन ब दिन अलग अलग बदलावों के साथ काम चलता रहा, लेकिन मैंने हर कीमत पर कामयाबी हासिल करने का फैसला किया था और आखिरकार मेरे प्रयासों का फल मिला। 1884 की बहार तक सारी समस्याएं सुलझ गईं। संयंत्र को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया और मैं सुखद उम्मीदों के साथ पेरिस लौटा। एक प्रशासक ने वादा किया था कि अगर मैं सफल हुआ तो मुझे अच्छा मुआवजा मिलेगा, साथ ही मेरे डायनमो में किए गए सुधारों का उचित मूल्यांकन होगा और मुझे उम्मीद थी कि मुझे अच्छी रकम मिलेगी। 3 प्रशासक थे जिन्हें मैं सुविधा के लिए ए, बी और सी कहूंगा। जब मैं ए से मिला तो उसने कहा कि फैसला बी को करना है। बी ने सोचा कि सिर्फ सी को ही फैसला करना चाहिए और सी को यकीन था कि सिर्फ ए को ही यह अधिकार है। इस दुष्चक्र के कई चक्रों के बाद मुझे समझ आया कि मेरा इनाम एक हवाई किला था।
विकास के लिए पूंजी जुटाने की मेरी पूरी असफलता एक और निराशा थी, और जब मिस्टर बैचलर ने मुझे एडिसन की मशीनों को फिर से डिजाइन करने के लिए अमेरिका जाने पर दबाव डाला, तो मैंने सुनहरे वादों की धरती में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। लेकिन ये मौका लगभग चूक गया। मैंने अपनी छोटी सी संपत्ति को नकदी में बदला, यात्रा की व्यवस्था की और रेलवे स्टेशन पर पहुंचा जब ट्रेन चलने वाली थी। उसी समय मुझे पता चला कि मेरा पैसा और टिकट गायब हैं। अब क्या करना था, ये सवाल था। हरक्यूलिस के पास सोचने का ढेर सारा समय था, लेकिन मुझे ट्रेन के साथ दौड़ते हुए दिमाग में उलट-पलट भावनाओं के साथ, जो कंडेंसर की तरह दोलन कर रही थीं, फैसला करना था। निश्चय और चतुराई ने आखिरी पल में जीत हासिल की, और सामान्य छोटी-मोटी लेकिन अप्रिय अनुभवों से गुजरते हुए मैं अपने बचे खुचे सामान, कुछ कविताओं और लेखों के साथ एक अनहल होने वाले समाकलन और मेरी उड़ने वाली मशीन से संबंधित गणनाओं के एक पैकेट के साथ न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो सका। यात्रा के दौरान मैं ज़्यादातर समय जहाज के पीछे बैठा किसी को पानी में डूबने से बचाने का मौका तलाशना, बिना किसी खतरे की परवाह किए। बाद में जब मैंने कुछ व्यवहारिक अमेरिकी समझ हासिल की, तो इस याद को सोचकर मैं सहर गया और अपनी पुरानी मूर्खता पर हैरान हुआ। मैं चाहता हूं कि मैं इस देश के अपने पहले प्रभावों को शब्दों में बयान कर सकूं। अरेबियन टेल्स में मैंने पढ़ा था कि कैसे जिन लोगों को सपनों की दुनिया में ले जाते थे, जहां वो शानदार रोमांच जीते थे। मेरा मामला इसके उलट था। जिन मुझे सपनों की दुनिया से वास्तविकताओं की दुनिया में ले आए थे। जो मैंने छोड़ा था वो हर तरह से खूबसूरत, कलात्मक और आकर्षक था। यहां जो मैंने देखा वो मशीनी, खुरदुरा और अनाकर्षक था। एक हट्टा-कट्टा पुलिस वाला अपनी छड़ी घुमा रहा था, जो मुझे लठ जैसी लगी। मैंने विनम्रता से उससे रास्ता पूछा। 6 ब्लॉक नीचे, फिर बाएं, उसने कहा। उसकी आंखों में हत्या का भाव था। क्या ये अमेरिका है? मैंने दर्द भरी हैरानी में खुद से पूछा। ये तो यूरोप से सदी पीछे है सभ्यता में। जब मैं 1889 में विदेश गया, यहां आने के 5 साल बाद, मुझे यकीन हो गया कि ये यूरोप से 100 साल आगे है, और आज तक कुछ भी नहीं बदला है जो मेरी राय को बदल सके। एडिसन से मुलाकात मेरे जीवन की एक यादगार घटना थी। मैं इस अद्भुत इंसान पर हैरान था जिसने बिना शुरुआती सुविधाओं और वैज्ञानिक प्रशिक्षण के इतना कुछ हासिल किया था। मैंने दर्जनों भाषाएं पढ़ी थीं, साहित्य और कला में डूब गया था, और अपनी सबसे अच्छी उम्र लाइब्रेरियों में न्यूटन के प्रिंसिपिया से लेकर पॉल डे टॉक के उपन्यासों तक हर तरह की चीजें पढ़ने में बिताई थी। और मुझे लगा कि मैंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा बर्बाद कर दिया। लेकिन जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि यह सबसे अच्छा काम था जो मैंने किया। कुछ ही हफ्तों में मैंने एडिसन का भरोसा जीत लिया, और ऐसा हुआ। SS ओरेगन, उस समय का सबसे तेज पैसेंजर स्टीमर, की दोनों लाइटिंग मशीनें खराब हो गई थीं और उसकी यात्रा में देरी हो रही थी। चूंकि उनकी स्थापना के बाद सुपर स्ट्रक्चर बनाया गया था, उन्हें होल्ड से निकालना असंभव था। ये एक गंभीर समस्या थी और एडिसन बहुत परेशान थे। शाम को मैं जरूरी उपकरण लेकर जहाज पर गया और रात वहीं रुका। डायनामो की हालत खराब थी, कई शॉर्ट सर्किट और टूट-फूट थी, लेकिन चालक दल की मदद से मैं उन्हें ठीक करने में कामयाब हो गया। सुबह 5 बजे जब मैं 5th एवेन्यू से दुकान की ओर जा रहा था, मैंने एडिसन को बैचलर और कुछ अन्य लोगों के साथ घर लौटते हुए देखा। ये रहा हमारा पेरिसियन, रात में इधर उधर घूम रहा है, उन्होंने कहा। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं ओरेगन से आ रहा हूं और दोनों मशीनें ठीक कर दी हैं, तो वो मुझे चुपचाप देखते रहे और बिना एक शब्द कहे चले गए। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद मैंने उन्हें कहते सुना, बैचलर ये बहुत अच्छा आदमी है, और इसके बाद मुझे काम निर्देशित करने की पूरी आज़ादी मिल गई। लगभग 1 साल तक मेरे नियमित घंटे सुबह 10:30 से अगली सुबह 5 बजे तक थे, बिना एक दिन के ब्रेक के। एडिसन ने मुझसे कहा, मेरे पास कई मेहनती सहायक रहे हैं, लेकिन तुम सबसे ऊपर हो। इस दौरान मैंने छोटे कोर वाली और एक समान पैटर्न की 24 अलग-अलग स्टैंडर्ड मशीनें डिजाइन की, जो पुरानी मशीनों की जगह लेती थीं। मैनेजर ने मुझे इस काम के पूरा होने पर $50,000 देने का वादा किया था, लेकिन ये एक मजाक निकला। इससे मुझे गहरा झटका लगा और मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी। इसके तुरंत बाद कुछ लोगों ने मेरे नाम से एक आर्क लाइट कंपनी बनाने का प्रस्ताव दिया, जिसे मैंने स्वीकार कर लिया। यहां आखिरकार मुझे मोटर विकसित करने का मौका मिला। लेकिन जब मैंने अपने नए सहयोगियों से इस बारे में बात की, तो उन्होंने कहा, नहीं, हमें आर्क लैंप चाहिए, हमें तुम्हारी इस प्रत्यावर्ती धारा यानी ऑल्टरनेटिंग करंट से कोई परवाह नहीं है। 1886 में मेरा आर्क लाइटिंग सिस्टम परिपूर्ण हो गया और इसे फैक्ट्री और नगरपालिका लाइटिंग के लिए अपना लिया गया, और मैं आज़ाद था।
लेकिन मेरे पास सिर्फ एक खूबसूरत सी नक्काशी की हुई स्टॉक सर्टिफिकेट थी जिसकी कीमत काल्पनिक थी। इसके बाद नए परिवेश में संघर्ष का दौर शुरू हुआ, जिसके लिए मैं तैयार नहीं था, लेकिन आखिरकार इनाम मिला और अप्रैल 1887 में टेस्ला इलेक्ट्रिक कंपनी बनाई गई, जिसमें एक लैब और सुविधाएं थी। वहां जो मोटरें मैंने बनाई वो ठीक वैसी ही थीं जैसी मैंने कल्पना की थी। मैंने डिजाइन में सुधार की कोई कोशिश नहीं की, बस अपनी कल्पना के चित्रों को दोहराया और काम हमेशा वैसा ही रहा जैसी मैंने उम्मीद की थी। 1888 की शुरुआत में वेस्टिंग हाउस कंपनी के साथ मोटरों को बड़े पैमाने पर बनाने की व्यवस्था हो गई, लेकिन अभी भी कई मुश्किलें थीं। मेरा सिस्टम कम आवृत्ति की धाराओं पर आधारित था और वेस्टिंग हाउस के विशेषज्ञों ने ट्रांसफॉर्मेशन के फायदे के लिए 183 साइकिल्स को अपनाया था। वो अपने स्टैंडर्ड उपकरणों से हटना नहीं चाहते थे और मुझे अपनी कोशिशें मोटर को इन परिस्थितियों के लिए अनुकूल बनाने पर केंद्रित करनी पड़ी। एक और जरूरत थी ऐसी मोटर बनाना जो इस आवृत्ति पर 2 तारों पर कुशलता से चल सके, जो आसान काम नहीं था। 1890 के अंत तक पिट्सबर्ग में मेरी सेवाएं जरूरी नहीं थीं और मैं न्यूयॉर्क लौट आया, जहां मैंने ग्रैंड स्ट्रीट में एक लैब में प्रयोगात्मक काम फिर से शुरू कर दिया और तुरंत उच्च आवृत्ति मशीनों का डिजाइन शुरू कर दिया। इस अनछुए क्षेत्र में निर्माण की समस्याएं नई और अनोखी थीं और मुझे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मैंने इंडक्टर टाइप को खारिज कर दिया क्योंकि मुझे डर था कि ये शुद्ध साइन वेव्स नहीं देगा, जो रेजोनेंट एक्शन के लिए बहुत जरूरी थीं। अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो मैं बहुत मेहनत बचा सकता था। उच्च आवृत्ति अल्टरनेटर की एक और निराशाजनक बात यह थी कि इसकी गति की अस्थिरता जो इसके इस्तेमाल पर गंभीर सीमाएं लगाती थी। मैंने अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के सामने अपने प्रदर्शनों में पहले ही देखा था कि कई बार ट्यूनिंग खो जाती थी, जिसके लिए फिर से समायोजन करना पड़ता था, और मुझे अभी तक वो तरीका नहीं मालूम था जो मैंने बाद में खोजा कि ऐसी मशीन को इतनी स्थिर गति पर चलाया जा सकता है कि लोड के चरम बिंदुओं के बीच एक चक्कर का छोटा सा हिस्सा भी न बदले। कई और अन्य विचारों से यह जरूरी लगा कि बिजली के दोलनों को पैदा करने के लिए एक और सरल उपकरण बनाया जाए। 1856 में लॉर्ड कैल्विन ने कंडेंसर डिस्चार्ज का सिद्धांत बताया था, लेकिन उस महत्वपूर्ण ज्ञान का कोई वास्तविक उपयोग नहीं हुआ था। मैंने इसकी संभावनाएं देखी और इस सिद्धांत पर इंडक्शन उपकरण विकसित करना शुरू कर दिया। मेरी प्रगति इतनी तेज थी कि 1891 में अपने लेक्चर में मैंने 5 इंच की स्पार्किंग देने वाली एक कॉइल दिखाई। उस मौके पर मैंने इंजीनियरों से स्पष्ट कहा था कि इस नए तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन में एक कमी है, यानी स्पार्क गैप में नुकसान। बात की जांच से पता चला कि चाहे कोई भी माध्यम हो, वायु, हाइड्रोजन, भाप, पारा या इलेक्ट्रॉनों की धारा, दक्षता एक समान रहती है। ये एक नियम है, बिल्कुल वैसा ही जैसे यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण। हम किसी वजन को एक निश्चित ऊंचाई से सीधा नीचे गिरा सकते हैं या किसी टेढ़े मेढ़े रास्ते से नीचे ले जा सकते हैं। काम की मात्रा के लिए ये मायने नहीं रखता है। सौभाग्य से इस कमी को घातक नहीं माना जा सकता है, क्योंकि रेजोनेंट सर्किट्स के सही अनुपात से 85% एफिशिएंसी हासिल की जा सकती है। मेरे इस आविष्कार की प्रारंभिक घोषणा के बाद से ये विश्वव्यापी उपयोग में आ गया है और कई क्षेत्रों में क्रांति ला दी है, लेकिन इसका अभी और भी बड़ा भविष्य इंतजार कर रहा है। 1900 में जब मैंने 100 फीट की शक्तिशाली डिस्चार्ज प्राप्त की और पृथ्वी के चारों ओर एक धारा चमकाई, मुझे अपनी ग्रैंड स्ट्रीट लैब में देखी गई पहली छोटी सी स्पार्क की याद आई और मुझे वही सिहरन महसूस हुई जो मैंने घूमते हुए चुंबकीय क्षेत्र की खोज के समय महसूस की थी। टेस्ला कॉइल के लिए मैकेनिकल एनालॉग। क्रांतिकारी टेस्ला कॉइल जो अब विश्वव्यापी उपयोग में है, उसे टेस्ला ने 20 मई 1991 को अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के सामने अपने लेक्चर में पहली बार दिखाया और समझाया था। इसने किसी भी इच्छित आवृत्ति और पूरी तरह स्थिर अवधि के स्वतः नियंत्रित या अनियंत्रित दोलनों को पैदा करना संभव बना दिया। इसका मूल सिद्धांत संक्षेप में इस तरह है: बिजली का एक स्रोत कंडेंसर को चार्ज करता है और जब उसके टर्मिनलों पर पोटेंशियल का अंतर एक निश्चित मूल्य तक पहुंचता है तो हवा का अंतर पार किया जाता है, जिससे जमा ऊर्जा रेजोनेंट हालातों में एक सर्किट के थ्रू डिस्चार्ज होती है, जिसके परिणाम स्वरूप एक लंबी श्रृंखला में समान समय के इम्पल्सेस बनते हैं। इन्हें या तो सीधे इस्तेमाल किया जाता है या पहले सर्किट के साथ इंडक्टिवली जुड़े हुए और उसी से ट्यून किए गए दूसरे सर्किट के जरिए किसी भी इच्छित वॉल्यूम या प्रेशर में बदला जाता है। सामने दिया गया चित्र टेस्ला के 1893 में फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट और नेशनल इलेक्ट्रिक लाइट एसोसिएशन के सामने दिए गए लेक्चर से लिया गया है। इसमें सर्किट्स की ज्यादा जटिल अरेंजमेंट्स दिखाई गई हैं जो अब काफी परिचित हैं और जो इस सामान्य तरीके से सामान्य डायरेक्ट या प्रत्यावर्ती धाराओं को उच्च आवृत्ति दोलनों में बदलने के लिए है। दिखाए गए मैकेनिकल उपकरण में बिजली के कार्यों को यथासंभव करीब से समझाने की कोशिश की गई है।
रेसिप्रोकेटिंग और सेंट्रीफ्यूगल पंप क्रमशः प्रत्यावर्ती और डायरेक्ट करंट जनरेटर को दर्शाते हैं। पानी बिजली के तरल की जगह लेता है। इलास्टिकली कंट्रोल्ड पिस्टन वाले सिलेंडर को कंडेंसर दर्शाता है। गतिशील भागों की जड़ता इलेक्ट्रिक सर्किट की स्वप्रेरण शक्ति यानी सेल्फ इंडक्शन से मेल खाती है, और सिलेंडर के चारों ओर के विस्तृत पोर्ट जिनसे तरल बाहर निकल सकता है, हवा के अंतर की भूमिका निभाते हैं। इस उपकरण का काम अब आसानी से समझाया जा सकता है। मान लीजिए कि पहले सेंट्रीफ्यूगल पंप से पानी सिलेंडर में डाला जाता है। ये डायरेक्ट करंट जनरेटर की तरह काम करता है। जैसे ही पानी सिलेंडर में डाला जाता है, पिस्टन ऊपर की ओर उठता है जब तक कि पोर्ट खुल न जाएं। तब बड़ी मात्रा में पानी बाहर निकलता है, जिससे दबाव अचानक कम हो जाता है और संपीड़ित स्प्रिंग की ताकत खुद को जताती है, पिस्टन को नीचे धकेलती है, पोर्ट बंद हो जाते हैं और ये प्रक्रिया उतनी ही तेजी से दोहराई जाती है जितनी हम चाहें। हर बार पिस्टन, रॉड, वजन और समायोजित स्प्रिंग से बना सिस्टम एक झटका खाता है और अपनी गति से कांपता है, जो गतिशील भागों की जड़ता और स्प्रिंग की लचीलेपन से तय होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इलेक्ट्रिक सिस्टम में सर्किट की अवधि स्वप्रेरण शक्ति यानी सेल्फ इंडक्शन और कैपेसिटी से तय होती है। अगर सेंट्रीफ्यूगल की जगह रेसिप्रोकेटिंग पंप का इस्तेमाल किया जाए तो सिद्धांत वही रहता है, बस इतना कि पंप के आवर्ती आवेग कुछ सीमाएं लाते हैं। सबसे ज्यादा गति की ऊर्जा तब मिलती है जब पंप के आवेग और सिस्टम के स्वाभाविक दोलन के बीच तालमेल बना रहता है। पार्ट 5 मैग्नीफाइंग ट्रांसमीटर। जब मैं अपनी पिछली जिंदगी की घटनाओं को देखता हूं तो मुझे एहसास होता है कि हमारी नियति को आकार देने वाले प्रभाव कितने सूक्ष्म होते हैं। मेरे बचपन की एक घटना इसे समझाने के लिए काफी है। एक सर्दी के दिन मैं कुछ अन्य लड़कों के साथ एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने में कामयाब रहा। बर्फ काफी गहरी थी और एक गर्म दक्षिणी हवा ने उसे हमारे खेल के लिए बिल्कुल सही बना दिया। हमने बर्फ के गोले फेंककर मजा लिया जो कुछ दूरी तक लुढ़कते और रास्ते में बर्फ इकट्ठा करते, और हम इस रोमांचक खेल में एक दूसरे को पछाड़ने की कोशिश करते थे। अचानक एक गोला सीमा से आगे निकल गया और इतना बड़ा हो गया कि वो एक घर जितना विशाल हो गया और नीचे घाटी में जोरदार आवाज के साथ गिरा, जिससे जमीन कांप उठी। मैं मंत्रमुग्ध होकर देखता रहा, समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ। हफ्तों तक उस हिमस्खलन का दृश्य मेरी आंखों के सामने रहा और मैं सोचता रहा कि इतनी छोटी चीज इतनी विशाल कैसे हो सकती है। उस समय से छोटे कार्यों को बड़ा करने का जादू मुझे आकर्षित करने लगा, और जब सालों बाद मैंने यांत्रिक और बिजली के रेजोनेंस का प्रयोगात्मक अध्ययन शुरू किया तो मैं शुरू से ही बहुत उत्साहित था। शायद अगर वो शुरुआती गहरा प्रभाव ना होता तो मैं अपनी कॉइल से मिली छोटी सी चिंगारी को आगे नहीं बढ़ाता और कभी भी अपना सबसे अच्छा आविष्कार विकसित नहीं करता, जिसकी सच्ची कहानी मैं यहां पहली बार बता रहा हूं। शेर का शिकार करने वाले मुझसे अक्सर पूछते हैं कि मैं अपने किन आविष्कारों को सबसे ज्यादा महत्व देता हूं। ये नजरिए पे निर्भर करता है। कई टेक्निकल लोग जो अपने खास क्षेत्रों में बहुत काबिल हैं लेकिन किताबी भावना और संकीर्ण सोच से प्रभावित हैं, कहते हैं कि इंडक्शन मोटर को छोड़कर मैंने दुनिया को व्यवहारिक रूप से कुछ खास नहीं दिया। ये एक बड़ी भूल है। एक नई विचारधारा को उसके तुरंत परिणामों से नहीं आंका जाना चाहिए। मेरा प्रत्यावर्ती धारा शक्ति संचरण सिस्टम एक मनोवैज्ञानिक पल में आया जो उद्योग की जरूरी समस्याओं का लंबे समय से तलाशा गया जवाब था, और हालांकि काफी विरोध का सामना करना पड़ा और हितों को समेटना पड़ा जैसा आमतौर पे होता है, इसका व्यावसायिक उपयोग ज्यादा देर तक टाला नहीं जा सका। अब इस स्थिति की तुलना मेरे टरबाइन से करो। उदाहरण के लिए कोई सोचेगा कि इतना सरल और सुंदर आविष्कार जिसमें एक आदर्श मोटर के कई गुण हैं तुरंत अपना लिया जाना चाहिए, और निश्चित रूप से अगर हालात वैसे ही होते तो ऐसा ही होता। लेकिन घूमते हुए चुंबकीय क्षेत्र का प्रभावित प्रभाव मौजूदा मशीनरी को बेकार करना नहीं था, बल्कि उसके विपरीत उसे और मूल्य देना था। यह सिस्टम नए उद्यमों और पुराने में सुधार के लिए उपयुक्त था। मेरा टरबाइन एक पूरी तरह अलग तरह का कदम है। ये एक क्रांतिकारी बदलाव है इस मायने में कि इसकी सफलता का मतलब पुराने तरह के प्राइम मूवर्स का त्याग करना होगा जिन पर अरबों डॉलर खर्च किए गए हैं। ऐसे हालात में प्रगति धीमी ही होगी और शायद सबसे बड़ी रुकावट विशेषज्ञों के दिमाग में संगठित विरोध से बनी पक्षपाती भर्ती। हाल ही में मुझे एक निराशाजनक अनुभव हुआ जब मैं अपने दोस्त और पूर्व सहायक चार्ल्स एफ स्कॉट, जो अब येल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं, से मिला। मैं उनसे लंबे समय बाद मिला और अपने ऑफिस में थोड़ी बातचीत का मौका पाकर खुश था। हमारी बातचीत स्वाभाविक रूप से मेरे टरबाइन पर आ गई और मैं एक शानदार भविष्य की कल्पना में इतना उत्साहित हो गया।
स्कॉट, मैंने चिल्लाकर कहा, मेरा टरबाइन दुनिया की सारी हीट इंजन मशीनों को कबाड़ में डाल देगा। स्कॉट ने अपनी ठुड्डी सहलाई और सोच में डूबे हुए दूर देखने लगा, जैसे मानसिक गणना कर रहा हो। ये तो कबाड़ का ढेर बन जाएगा। और उसने बिना एक शब्द और बोले चला गया। ये और मेरे अन्य आविष्कार कुछ खास दिशाओं में आगे बढ़ने के कदम थे। इन्हें विकसित करते हुए मैंने बस अपनी सहज प्रवृत्ति का पालन किया, मौजूदा उपकरणों में सुधार करने की, बिना हमारी ज्यादा जरूरी जरूरतों के बारे में खास सोचे। मैग्नीफाइंग ट्रांसमीटर सालों की मेहनत का नतीजा था, जिसका मुख्य मकसद उन समस्याओं का हल ढूंढना था जो मानवता के लिए महज औद्योगिक विकास से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगर मेरी याददाश्त सही है तो नवंबर 1890 में मैंने एक लैब प्रयोग किया जो विज्ञान के इतिहास में सबसे असाधारण और शानदार में से एक है। हाई फ्रीक्वेंसी करंट्स का व्यवहार की जांच करते हुए मैंने पाया कि एक कमरे में पर्याप्त तीव्रता का बिजली का क्षेत्र बनाया जा सकता है जो बिना इलेक्ट्रोड्स के वैक्यूम ट्यूब्स को जला सकें। इसके लिए मैंने एक ट्रांसफार्मर बनाया ताकि इस सिद्धांत को परख सकूं, और पहला प्रयोग आश्चर्यजनक रूप से सफल रहा। उस समय उन अजीब घटनाओं का महत्व समझना मुश्किल था। हम नई संवेदनाओं की लालसा करते हैं, लेकिन जल्दी ही उनके प्रति उदासीन हो जाते हैं। कल के चमत्कार आज आम बात हो जाते हैं। जब मेरी ट्यूब्स पहली बार सार्वजनिक रूप से दिखाई गईं, तो लोग इतने हैरान थे कि उस आश्चर्य को बयान करना असंभव है। दुनिया के हर कोने से मुझे तुरंत निमंत्रण मिले और कई सम्मान और अन्य आकर्षक प्रलोभन दिए गए, जिन्हें मैंने ठुकरा दिया। लेकिन 1892 में मांग इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मैं लंदन गया, जहां मैंने इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के सामने एक लेक्चर दिया। मेरा इरादा तुरंत पेरिस जाने का था, जहां मुझे ऐसा ही एक दायित्व निभाना था। लेकिन सर जेम्स ड्यूअर ने जोर दिया कि मैं रॉयल इंस्टीट्यूशन के सामने भी प्रस्तुति दूं। मैं दृढ़ निश्चय वाला इंसान था, लेकिन उस महान स्कॉटिश व्यक्ति के जोरदार तर्कों के आगे आसानी से झुक गया। उन्होंने मुझे एक कुर्सी पर धकेल दिया और आधा गिलास एक शानदार भूरे रंग का पदार्थ दिया जो इंद्रधनुषी रंगों में चमकता था और अमृत जैसा स्वाद देता था। अब, उन्होंने कहा, तुम फैराडे की कुर्सी पर बैठे हो और वो विस्की पी रहे हो जो वो पिया करते थे। दोनों ही दृष्टिकोण से ये एक अविस्मरणीय अनुभव था। अगली शाम मैंने उस संस्थान के सामने एक प्रदर्शन किया, जिसके अंत में लॉर्ड रेले ने दर्शकों को संबोधित किया और उनके उदार शब्दों ने मुझे इन प्रयासों में पहला प्रोत्साहन दिया। मैं लंदन और बाद में पेरिस से उन तमाम एहसानों से बचने के लिए भागा जो मुझ पर लादे जा रहे थे, और अपने घर पहुंचा, जहां मैं एक बहुत दर्दनाक कष्ट और बीमारी से गुजरा। अपनी सेहत वापस पाने के बाद मैंने अमेरिका में काम शुरू करने की योजनाएं बनानी शुरू कर दी। उस समय तक मुझे कभी नहीं लगता था कि मेरे पास खोज करने का कोई खास हुनर है, लेकिन लॉर्ड रेले, जिन्हें मैं हमेशा एक आदर्श वैज्ञानिक मानता था, ऐसा कहा था, और अगर ऐसा था तो मुझे लगा कि मुझे किसी बड़े विचार पर ध्यान देना चाहिए। एक दिन जब मैं पहाड़ों में घूम रहा था, मैंने आने वाले तूफान से बचने के लिए आश्रय छोड़ा। आकाश भारी बादलों से ढक गया, लेकिन बारिश किसी तरह देर तक रुकी रही, और फिर अचानक एक बिजली की चमक हुई और कुछ पल बाद मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। इस ऑब्जर्वेशन ने मुझे सोचने पर मजबूर किया। यह साफ था कि दोनों घटनाएं कारण और प्रभाव के रूप में गहराई से जुड़ी हुई थीं, और थोड़े विचार के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि पानी की वर्षा में शामिल बिजली की ऊर्जा बहुत कम थी, और बिजली का काम एक संवेदनशील ट्रिगर जैसा था। यहां एक जबरदस्त उपलब्धि की संभावना थी। अगर हम जरूरी गुणवत्ता के बिजली के प्रभाव पैदा कर सकें, तो इस पूरे ग्रह और उस पर मौजूद जिंदगी के हालात को बदला जा सकता था। सूरज समुद्रों के पानी को उठाता है और हवाएं उसे दूर के इलाकों में ले जाती हैं, जहां वो सबसे नाजुक संतुलन में होती हैं। अगर हमारे पास इसे जब और जहां चाहें उसे बिगाड़ने की शक्ति हो, तो ये विशाल जीवन रक्षक धारा को इच्छा के अनुसार नियंत्रित किया जा सकता था। हम रेगिस्तानों में सिंचाई कर सकते थे, झीलें और नदियां बना सकते थे, और असीमित मात्रा में प्रेरक शक्ति प्रदान कर सकते थे। ये सूरज को मानव के उपयोग के लिए सबसे कुशल तरीके से जोड़ने का रास्ता था। इसकी सफलता हमारी प्रकृति में मौजूद बिजली की ताकतों को विकसित करने की क्षमता पर निर्भर थी। ये एक असंभव काम लगता था, लेकिन मैंने इसे आजमाने का फैसला किया और 1892 की गर्मी में अमेरिका लौटते ही काम शुरू कर दिया, जो मेरे लिए और भी आकर्षक था, क्योंकि बिना तारों के ऊर्जा संचरण के लिए भी इसी तरह के साधन की जरूरत थी। अगले साल की वसंत में मुझे अपनी शंकु आकार की कॉइल से लगभग 10 लाख वोल्ट की तनाव प्राप्त करके पहली संतुष्टि मिली। आज की कला की तुलना में यह ज्यादा नहीं था, लेकिन उस समय इसे एक उपलब्धि माना गया।
1895 में मेरी लैब में आग लगने तक स्थिर प्रगति होती रही, जैसा कि टीसी मार्टिन के एक लेख से पता चलता है, जो सेंचुरी मैगजीन के अप्रैल अंक में छपा था। इस आपदा ने मुझे कई तरह से पीछे धकेल दिया और उस साल का ज्यादातर समय योजना और पुनर्निर्माण में बीता। हालांकि जैसे ही हालात ने इजाजत दी, मैं अपने काम पर लौट आया। हालांकि मुझे पता था कि बड़े आकार के उपकरणों से ज्यादा इलेक्ट्रोमोटिव ताकतें हासिल की जा सकती थीं, मुझे सहज रूप से लगता था कि तुलनात्मक रूप से छोटे और कॉम्पैक्ट ट्रांसफॉर्मर के सही डिजाइन से यह लक्ष्य हासिल किया जा सकता था। एक फ्लैट स्पाइरल के रूप में सेकेंडरी के साथ टेस्ट करते समय चिंगारियों की अनुपस्थिति ने मुझे हैरान किया और जल्दी ही मुझे पता चला कि ये कॉइल्स की स्थिति और उनकी आपसी क्रिया की वजह से था। इस अवलोकन का फायदा उठाते हुए मैंने 4 लाख वोल्ट की ताकत पैदा की, जो मेरी ह्यूस्टन स्ट्रीट की नई लैब में हासिल होने वाली सीमा थी, क्योंकि डिस्चार्ज 16 फीट की दूरी तक फैल गए। इस ट्रांसमीटर की एक तस्वीर इलेक्ट्रिकल रिव्यू के नवंबर 1898 के अंक में छपी थी। इस दिशा में और आगे बढ़ने के लिए मुझे खुले में जाना पड़ा और 1899 की वसंत में एक वायरलेस प्लांट बनाने की तैयारियों के बाद मैं कोलोराडो गया, जहां मैं 1 साल से ज्यादा रहा। यहां मैंने अन्य सुधार और संशोधन किए जिनसे किसी भी इच्छित तनाव की धाराएं पैदा करना संभव हो गया। जो लोग रुचि रखते हैं वे मेरे कोलोराडो में किए गए प्रयोगों के बारे में कुछ जानकारी मेरे लेख द प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग ह्यूमन एनर्जी में पा सकते हैं, जो सेंचुरी मैगजीन के जून 1900 के अंक में छपा था, जिसका मैंने पहले जिक्र किया था। मुझे इलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेंटल मैगजीन ने इस विषय पर स्पष्ट होने के लिए कहा है, ताकि मैगजीन के युवा पाठक मेरे मैग्नीफाइंग ट्रांसमीटर के निर्माण और काम को अच्छे से समझ सकें और ये किस मकसद के लिए बनाया गया है। तो सबसे पहले ये एक रेजोनेंट ट्रांसफॉर्मर है, जिसमें सेकेंडरी हिस्से जो उच्च पोटेंशियल पर चार्ज होते हैं, बड़े क्षेत्र वाले होते हैं और बहुत बड़े वक्रता त्रिज्या यानी रेडियाई की आदर्श सतहों पर अंतरिक्ष में व्यवस्थित होते हैं और एक दूसरे से सही दूरी पर होते हैं, ताकि हर जगह बिजली की सतह घनत्व यानी सरफेस डेंसिटी कम रहे, जिससे नंगे कंडक्टर में भी कोई रिसाव ना हो। ये किसी भी आवृत्ति के लिए उपयुक्त है, कुछ से लेकर हजारों साइकिल्स प्रति सेकंड तक, और इसका उपयोग भारी मात्रा और मध्यम दबाव की धाराओं यानी करंट्स के लिए या कम एम्पेरेज और विशाल इलेक्ट्रोमोटिव ताकत के लिए किया जा सकता है। अधिकतम बिजली तनाव बस उन सतहों की वक्रता और उनके क्षेत्र पर निर्भर करता है जिन पर चार्ज किए गए हिस्से हैं। मेरे पिछले अनुभव के आधार पर 10 करोड़ वोल्ट पूरी तरह संभव हैं। दूसरी ओर एंटीना में कई हजार एम्पियर की धाराएं प्राप्त की जा सकती हैं। इतने बड़े प्रदर्शन के लिए बहुत मध्यम आकार का प्लांट ही काफी है। सैद्धांतिक रूप से 90 फीट से कम व्यास का टर्मिनल इतनी इलेक्ट्रोमोटिव ताकत विकसित करने के लिए पर्याप्त है, जबकि सामान्य आवृत्तियों पर 2000 से 4000 एम्पियर की एंटीना धाराओं के लिए 50 फीट से बड़ा नहीं होना चाहिए। संकीर्ण अर्थ में यह वायरलेस ट्रांसमीटर ऐसा है जिसमें हर्ट्ज वेव रेडिएशन पूरी ऊर्जा यानी टोटल एनर्जी की तुलना में नगण्य है, जिस हालत में डैम्पिंग फैक्टर बहुत कम होता है और ऊंची क्षमता यानी एलिवेटेड कैपेसिटी में एक विशाल चार्ज जमा होता है। ऐसा सर्किट फिर किसी भी तरह के आवेगों यानी इंपल्सेस, यहां तक कि कम आवृत्ति के लिए भी उत्तेजित किया जा सकता है और ये ऑल्टरनेटर की तरह साइनोसॉइडल और निरंतर दोलन देगा। सबसे सख्त अर्थ में, हालांकि ये एक रेजोनेंट ट्रांसफॉर्मर है जो इन गुणों के अलावा धरती और इसके बिजली के स्थिरांक और गुणों के लिए ठीक ठीक अनुपातित है, जिसके डिजाइन की वजह से ये वायरलेस ऊर्जा संचरण में बहुत कुशल और प्रभावी हो जाता है। दूरी फिर पूरी तरह खत्म हो जाती है और संचारित आवेगों की तीव्रता में कोई कमी नहीं आती। यहां तक कि एक सटीक गणितीय नियम के अनुसार दूरी बढ़ने के साथ प्रभाव को बढ़ाना भी संभव है। यह आविष्कार मेरे वर्ल्ड सिस्टम का हिस्सा था, जिसे मैंने 2000 में न्यूयॉर्क लौटने पर व्यावसायिक बनाने की कोशिश की। मेरे उद्यम के तुरंत मकसद उस समय के एक तकनीकी बयान में स्पष्ट रूप से बताए गए थे, जिससे मैं उद्धृत करता हूं। वर्ल्ड सिस्टम आविष्कारक द्वारा लंबे समय तक किए गए शोध और प्रयोगों से कई मूल खोजों के संयोजन का नतीजा है। यह न केवल किसी भी तरह के संकेतों, संदेशों या अक्षरों के तुरंत और सटीक वायरलेस संचरण को संभव बनाता है, बल्कि मौजूदा टेलीग्राफ,
टेलीफोन और अन्य सिग्नल स्टेशनों को उनके उपकरणों में कोई बदलाव किए बिना जोड़ता है। उदाहरण के लिए, इसके जरिए यहां का टेलीफोन ग्राहक दुनिया में कहीं भी किसी अन्य ग्राहक को कॉल करके बात कर सकता है। एक सस्ता रिसीवर जो घड़ी से बड़ा नहीं होगा, उसे कहीं भी जमीन या समुद्र पर दूसरी जगह दी गई स्पीच या बजाया गया संगीत सुनने में सक्षम बनाएगा, चाहे वो कितना भी दूर क्यों ना हो। ये उदाहरण सिर्फ इस महान वैज्ञानिक प्रगति की संभावनाओं का अंदाजा देने के लिए हैं, जो दूरी को मिटा देती है और धरती को, जो एक आदर्श प्राकृतिक चालक है, मानव की बुद्धि द्वारा तारों के लिए खोजे गए अनगिनत उपयोगों के लिए उपलब्ध कराती है। इसका एक दूरगामी परिणाम यह है कि कोई भी उपकरण जिसे एक या अधिक तारों से चलाया जा सकता है, जाहिर है सीमित दूरी पर, उसे बिना कृत्रिम अन्युंच कंडक्टरों के उसी सुगमता और सटीकता से ऐसी दूरी पर चलाया जा सकता है जिसकी कोई सीमा नहीं, सिर्फ धरती के भौतिक आयामों के। इस प्रकार ये आदर्श संचरण विधि न केवल पूरी तरह नए व्यावसायिक उपयोग के क्षेत्र खोलेगी, बल्कि पुराने को भी बहुत विस्तार देगी। वर्ल्ड सिस्टम निम्नलिखित महत्वपूर्ण आविष्कारों और खोजों के उपयोग पर आधारित है। टेस्ला ट्रांसफार्मर। ये उपकरण बिजली के दोलनों यानी वाइब्रेशंस के उत्पादन में उतना ही क्रांतिकारी है जितना युद्ध में बारूद था। आविष्कारक ने इस तरह के उपकरण से सामान्य तरीकों से पैदा की गई धाराओं से कई गुना मजबूत धाराएं और 100 फीट से ज्यादा लंबी चिंगारियां पैदा की हैं। मैग्नीफाइंग ट्रांसमीटर। ये टेस्ला का सबसे अच्छा आविष्कार है, एक खास ट्रांसफार्मर जो धरती को उत्तेजित करने के लिए बनाया गया है और बिजली ऊर्जा के संचरण में वही है जो खगोलीय अवलोकन में टेलीस्कोप है। इस शानदार उपकरण के उपयोग से उन्होंने बिजली की गति को बिजली से भी ज्यादा तीव्र बनाया और धरती के चारों ओर 200 से ज्यादा इनकैंडेसेंट लैंप जलाने के लिए पर्याप्त धारा प्रवाहित की। टेस्ला वायरलेस सिस्टम। इसमें कई सुधार शामिल हैं और ये बिना तारों के आर्थिक रूप से बिजली ऊर्जा को दूर तक भेजने का एकमात्र साधन है। कोलोराडो में आविष्कारक द्वारा बनाए गए एक अत्यधिक सक्रिय प्रयोगात्मक स्टेशन के साथ सावधानीपूर्वक टेस्ट और माप से दिखाया गया कि किसी भी इच्छित मात्रा में शक्ति को अगर जरूरी हो तो पूरी धरती के पार कुछ प्रतिशत से ज्यादा नुकसान के बिना भेजा जा सकता है। इंडिविजुअलाइजेशन की कला। टेस्ला का ये आविष्कार पुराने ट्यूनिंग के लिए वैसा है जैसा परिष्कृत भाषा कच्ची अभिव्यक्ति के लिए। ये संकेतों या संदेशों को पूरी तरह गुप्त और विशेष बनाता है, सक्रिय और निष्क्रिय दोनों पहलुओं में, यानी गैर हस्तक्षेप करने वाला और गैर हस्तक्षेप योग्य। प्रत्येक सिग्नल एक अनोखी पहचान वाला व्यक्ति जैसा है और स्टेशनों या उपकरणों की संख्या की कोई सीमा नहीं, जो एक साथ बिना किसी आपसी रुकावट के चलाए जा सकते हैं। स्थलीय स्थिर तरंगें। इस अद्भुत खोज का सामान्य शब्दों में मतलब है कि धरती निश्चित आवृत्ति की बिजली की तरंगों के लिए संवेदनशील है, जैसे एक ट्यूनिंग फोर्क ध्वनि की खास तरंगों के लिए होता है। ये खास बिजली की तरंगें जो धरती को शक्तिशाली रूप से उत्तेजित कर सकती हैं, व्यावसायिक और कई अन्य दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण उपयोगों के लिए उपयुक्त हैं। पहला वर्ल्ड सिस्टम पावर प्लांट 9 महीने में शुरू किया जा सकता है। इस पावर प्लांट से 1 करोड़ हॉर्स पावर तक की बिजली गतिविधियां हासिल करना संभव होगा और इसे बिना ज्यादा खर्च के कई तकनीकी उपलब्धियों के लिए डिजाइन किया गया है। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। पहला, दुनिया भर के मौजूदा टेलीग्राफ एक्सचेंजों या ऑफिसों को जोड़ना। दूसरा, एक गुप्त और गैर हस्तक्षेप योग्य सरकारी टेलीग्राफ सेवा की स्थापना। तीसरा, दुनिया भर के मौजूदा टेलीफोन एक्सचेंजों या ऑफिसों को जोड़ना। चौथा, प्रेस के साथ मिलकर टेलीग्राफ या टेलीफोन द्वारा सामान्य खबरों का विश्वव्यापी वितरण। पांचवां, विशेष निजी उपयोग के लिए एक वर्ल्ड सिस्टम खुफिया संचरण की स्थापना। छठा, दुनिया के सभी स्टॉक टिकरों को जोड़ना और संचालित करना। सातवां, संगीत वितरण का वर्ल्ड सिस्टम स्थापित करना। आठवां, सस्ती घड़ियों द्वारा विश्वव्यापी समय का पंजीकरण जो खगोलीय सटीकता के साथ समय दिखाएं और जिन्हें कोई ध्यान देने की जरूरत ना हो। 9वां, टाइप किए गए या हस्तलिखित अक्षरों, पत्रों, चेक आदि का विश्व संचरण। 10वां, विश्व समुद्री सेवा की स्थापना जो नाविकों को बिना कंपास के पूरी तरह नेविगेट करने, सटीक स्थान, समय और गति निर्धारित करने, टकराव और आपदाओं को रोकने आदि में सक्षम बनाए। 11वां, जमीन और समुद्र पर विश्व प्रिंटिंग सिस्टम का उद्घाटन। 12वां, फोटोग्राफिक चित्रों और हर तरह के चित्रों या शब्दों का विश्वव्यापी पुनरुत्पादन।
मैंने छोटे पैमाने पर वायरलेस पावर संचरण के प्रदर्शन करने का भी प्रस्ताव दिया, जो यकीन दिलाने के लिए पर्याप्त था। इसके अतिरिक्त मैंने अपने अन्य और कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण खोजों के उपयोगों का जिक्र किया, जो भविष्य में किसी समय उजागर किए जाएंगे। लॉन्ग आइलैंड पर एक प्लांट बनाया गया जिसमें 187 फीट ऊंचा टावर था, जिसका गोलाकार टर्मिनल लगभग 68 फीट व्यास का था। ये आयाम लगभग किसी भी मात्रा की ऊर्जा के संचरण के लिए पर्याप्त थे। शुरुआत में सिर्फ 200 से 300 किलोवाट प्रदान किए गए थे, लेकिन मैं बाद में कई हजार हॉर्स पावर का इस्तेमाल करने वाला था। ट्रांसमीटर को एक खास तरह की तरंग संयोजन उत्सर्जित करना था और मैंने किसी भी मात्रा की ऊर्जा के टेलीफोनिक नियंत्रण का एक अनोखा तरीका बनाया था। टावर को 2 साल पहले नष्ट कर दिया गया था, लेकिन मेरे प्रोजेक्ट्स विकसित हो रहे हैं और एक और कुछ सुधारों के साथ बनाया जाएगा। इस मौके पर मैं उस व्यापक रूप से फैली हुई अफवाह का खंडन करना चाहूंगा कि संरचना को सरकार ने नष्ट किया था, जो युद्ध के हालात की वजह से उन लोगों के दिमाग में पक्षपात पैदा कर सकता था जो नहीं जानते कि 30 साल पहले मुझे अमेरिकी नागरिकता का सम्मान देने वाले कागजात हमेशा एक सेफ में रखे जाते हैं, जबकि मेरे आदेश, डिप्लोमा, डिग्रियां, स्वर्ण पदक और अन्य सम्मान पुराने ट्रंक में पैक हैं। अगर इस अफवाह में कोई सच्चाई होती तो मुझे टावर के निर्माण में खर्च की गई एक बड़ी रकम वापस मिल जाती। इसके उलट सरकार के हित में था कि इसे संरक्षित किया जाए, खासकर कि ये सिर्फ एक महत्वपूर्ण परिणाम का जिक्र करें, दुनिया के किसी भी हिस्से में पनडुब्बी का स्थान निर्धारित करना संभव बनाता। मेरा प्लांट, सेवाएं और मेरे सारे सुधार हमेशा अधिकारियों के लिए उपलब्ध रहे हैं, और यूरोपीय संघर्ष शुरू होने के बाद से मैं कई आविष्कारों पर काम कर रहा हूं जो हवाई नेविगेशन, जहाज प्रणोदन और वायरलेस संचरण से संबंधित हैं, जो देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। जो लोग अच्छी तरह जानते हैं, उन्हें पता है कि मेरे विचारों ने संयुक्त राज्य के उद्योगों में क्रांति ला दी है, और मुझे नहीं लगता कि कोई और आविष्कारक इस मामले में, खासकर युद्ध में अपने सुधारों के उपयोग के संदर्भ में, मेरी तरह भाग्यशाली रहा है। मैंने पहले इस विषय पर सार्वजनिक रूप से बोलने से परहेज किया, क्योंकि जब पूरी दुनिया गहरी मुसीबत में थी तब निजी मामलों पर बात करना अनुचित था। मैं आगे ये भी कहना चाहूंगा, विभिन्न रूमरों के मद्देनजर जो मेरे पास पहुंची हैं, कि मिस्टर जे पियर्स पॉन्ट मॉर्गन ने मेरे साथ व्यावसायिक तरीके से नहीं बल्कि उसी बड़े दिल वाले भाव से रुचि दिखाई जिससे उन्होंने कई अन्य अग्रदूतों की मदद की थी। उन्होंने अपने उदार वादे को पूरी तरह निभाया और उनसे इससे ज्यादा की उम्मीद करना सबसे अनुचित था। उन्हें मेरी उपलब्धियों का बहुत सम्मान था और उन्हें मेरी क्षमता में पूरा विश्वास था कि मैं आखिरकार वो हासिल कर लूंगा जो मैंने करने का लक्ष्य रखा था। मैं कुछ छोटे दिमाग और ईर्ष्या वाले लोगों को ये संतुष्टि देने को तैयार नहीं हूं कि उन्होंने मेरे प्रयासों को विफल किया। मेरे लिए ये लोग एक घिनौनी बीमारी के कीटाणुओं से ज्यादा कुछ नहीं है। मेरा प्रोजेक्ट प्रकृति के नियमों की वजह से रुका। दुनिया इसके लिए तैयार नहीं थी, यह अपने समय से बहुत आगे था, लेकिन वही नियम आखिर में जीतेंगे और इसे एक शानदार सफलता बनाएंगे। तो दोस्तों, ये थी निकोला टेस्ला की माय इन्वेंशंस की पूरी कहानी, जहां हमने उनके आविष्कारों, उनकी मेहनत और उनके दूरदर्शी सपनों को करीब से जाना। इस किताब ने हमें सिखाया कि कैसे एक छोटा सा स्पार्क दुनिया को बदल सकता है। अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया तो खास पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले एपिसोड में हम फिर लाएंगे कुछ नया, कुछ खास। तब तक अपने सपनों को जगाए रखिए, नया सीखते रहिए और स्टे खास।